हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर आधा चैप्टर कवर करेंगे, फिर बाकी का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके अंदर फिलहाल हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक का एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड देन सारी जितनी भी पिक्चर्स आएंगी उसके बीच की उन सबको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेटेस्ट सिलेबस तो आपको मिल ही रहा है रैशनलाइज एनसीईआरटी में से। तो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है आपकी एक पेंटिंग से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पेंटिंग को किसने बनाया है? इसको बनाया फ्रेडरिक सोरियो ने। कौन से साल में? 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग का नाम रखा गया है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये उन्होंने क्यों बनाई है? तो देखो, ये जो फ्रेडरिक सोरियो है ना, ये उनका एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन मतलब उनका ऐसा एक सपना है। अब यूटोपिया का बेसिक मतलब अगर मैं बताऊं तो वो क्या होता है? तो ये एक ऐसा सपना होता है जो बेसिकली असली में तो एग्जिस्ट करना एकदम इम्पॉसिबल सा है, लेकिन हम इसको जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पेंटिंग है ये हमारे फ्रेडरिक सोरियो की एक इमेजिनेशन है। वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड था उस समय का, मतलब जैसे कि अगर उस समय की 17th और 18th सेंचुरी की बात करें, सिंस ये 1848 में बनी है तो दैट मीन्स 19th सेंचुरी की बात करें, तब वो ये चाहते थे कि ये जो हमारा वर्ल्ड था उस समय का 19th सेंचुरी का, वो ऐसा बन जाए जहाँ पर फ्रीडम एग्जिस्ट करे। तो अब हम एक-एक करके इस पेंटिंग में देखेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मैं हाइलाइट करते चलूँगा। सबसे पहले पेंटिंग में आपकी नज़र जाएगी इस पे, यहाँ पर नीचे, जिसको कि मैंने ग्रीन से हाइलाइट किया। इसमें क्या है कि आपको राजा के राजपाट के सिंबल्स दिखाए गए हैं, मतलब वो सिंबल्स जो राजा को डिनोट करती हैं। अब एक राजा के पास क्या होता है? राजा के पास उसका पहली बात तो एक क्राउन होता है, ठीक है? उस क्राउन को यहाँ पर दिखाया है जो कि यहाँ पर टूटा-वूटा पड़ा है, ठीक है? उसकी छड़ी वगैरह, मतलब राजा के जितने भी सिंबल्स होते हैं सारे के सारे टूटे रखे हैं। टूटे रखे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर राजा के राजपाट का डिस्ट्रॉय होना दिख रहा है, ठीक है? एब्सोल्यूटिस्ट पावर का डिस्ट्रॉय होना दिख रहा है। सो बेसिकली एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या हो गया? आप वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बंदा है, वही सारा मैनेजमेंट कर रहा है, मतलब पूरा जितना भी रूल है सारा का सारा वही कर रहा है। एक तरीके से आप इसको मोनार्की से इक्वेट कर सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर किसी का भी बस नहीं चलता, ये जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी इसके ऊपर अपना मतलब ऑर्डर या फिर इसको कोई सलाह तक नहीं दे सकता। इसके जो मन में आएगा वो करेगा। ये हमारा इकलौता राजा है। ये ऐसा होता है एब्सोल्यूटिस्ट पावर में। तो बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो चाहती हैं कि ये राजा के राजपाट का अंत हो जाए और फ्रीडम आ जाए। अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं, बेसिकली एक लाइन में ये बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ से शुरू हो रहे हैं और देखो कहाँ से इतनी दूर से यहाँ तक चलते आ रहे हैं। देन आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब इस वाले स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आप यूएसए वाले से इक्वेट मत करना, वो अलग है और ये अलग है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपके फ्रांस ने बनाया था। इसमें क्या-क्या चीज़ें डिनोट की गई हैं देखो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक टॉर्च दिख रही होगी। ये जो टॉर्च है ये आपको एनलाइटनमेंट को डिनोट करती है। एनलाइटनमेंट मतलब सबके सबके मतलब ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। दूसरे हाथ में इसके है चार्टर ऑफ राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स किसके? मैन के, ठीक है? इस समय में अभी भी वुमेन को जो थी वो पावर नहीं मिल पाई थी। इस वजह से यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ मैन को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो बेसिकली सारे मतलब जितने भी मैन हैं उनके चार्टर ऑफ राइट्स, बेसिकली उनको क्या-क्या अधिकार हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी बहुत सारी कंट्रीज ये जो जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि जो भी इस स्टैचू के पास कर चुके हैं वो जो है वो आपके फ्रीडम कंट्रीज है, मतलब बेसिकली फ्री हो चुकी हैं। दे आर डेमोक्रेटिक, ठीक है? डेमोक्रेटिक हैं और सोशल है। अब इनमें कौन कौन आते हैं? आपके यूएसए आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया जी। ऐसे नेशंस हैं जो ऑलरेडी फ्रीडम पा चुके हैं एंड दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब उनमें कोई भी मोनार्की या फिर एब्सोल्यूटिस्ट पावर नहीं है। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो है ये आपका फ्रांस है, ठीक है? तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि फ्रांस ने जस्ट अभी-अभी फ्रीडम पाई है, क्योंकि देखो अभी-अभी वो जस्ट निकला है। तो इससे ये डिनोट किया जा रहा है कि फ्रांस को अभी-अभी फ्रीडम मिली है। बाकी आपके पीछे जर्मनी हो गए, इंग्लैंड हो गए, इटली हो गए, मतलब जितने भी सारे पीछे के नेशंस हैं, ये सारे के सारे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि इनको भी फ्रीडम मिल जाए और ये भी अपने लिए एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर पाएँ। तो ये है इसका मेन आइडिया। देन इसमें हमें और क्या चीज़ें दिख रही हैं? ऊपर यहाँ पर एंजल्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली एंजल्स क्या डिनोट कर रहे हैं? जैसे आप देखोगे यहाँ पर बीच में जीसस क्राइस्ट हैं, देन उनके जितने भी एंजल्स हैं सारे के सारे यहाँ पर मेंशन्ड हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे के सारे फ्रैटर्निटी को इक्वेट करना चाहती हैं। फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, मतलब ये जितने भी नेशंस हैं ये आपस में भाई-भाई हैं, सबके सब मतलब रिलेटेड है। तो बेसिकली उनका ये एक सपना है। अब इसको मैंने शुरू-शुरू में कहा था कि ये एक यूटोपियन विज़न है। यूटोपियन क्यों है? क्योंकि ये असली में एग्ज़िस्ट करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा क्यों है? क्यों ये असली में एग्ज़िस्ट कर नहीं सकता था उस समय पे? कौन से समय पे? मीन्स 19th सेंचुरी में ऐसा क्या था जो ये एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता? तो अगर मैं उस समय की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द यूरोप और जो अमेरिका का बेसिकली लैंड था,
वो आपकी मोनार्की के अंडर हुआ करता था। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया, तो ज़्यादातर हर जगह पर आपकी एब्सोल्यूटिस्ट पावर थी, डेमोक्रेसी तो कहीं नहीं थी। तो उस समय में बताया लोगों के लिए इमेजिन करना भी मुश्किल था कि क्या हमको ऐसी डेमोक्रेसी मिल भी सकती है या नहीं। लेकिन ऐसा होता है 19वीं सेंचुरी में ही। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है। क्या यहाँ पर आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वो फोर्स था जिसके ज़रिए ये जो यूरोप है और पूरा अमेरिका है, ये सारा का सारा लिबरेट होकर डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया। आज की अगर आप वर्ल्ड में देखते हो तो आपको हर जगह आपको डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी दिखती है। बहुत ही कम कंट्रीज होंगी जो अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं मानेंगी। ज़्यादातर कंट्रीज यही कहती हैं कि वो डेमोक्रेसी है। अब असली मायनों में हो या ना हो, लेकिन अपने आप को वो मेंशन तो डेमोक्रेसी ही करती हैं। तो ये चेंज कैसे आया? ये आया आपकी नेशनलिज्म की वजह से। नेशनलिज्म वो फोर्स था जिसने यूरोप और अमेरिका को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उसने क्या किया, उनके जितने भी मोनार्कीज थे, मोनार्कीज को उन्होंने नेशन स्टेट में कन्वर्ट करा दिया। नेशन स्टेट, जैसा कि अगर आज आप देखते हो तो हर जगह आपको कंट्रीज दिखती हैं, वे डिवाइन मतलब डिफाइंड टेरिटरीज रहती हैं, ठीक है। तो वही नेशन स्टेट होता है। जैसे कि अगर आप आज की कंट्रीज को देखोगे, वही आपकी नेशन स्टेट्स हैं। पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होते थे, एम्पायर्स होते थे अलग अलग। जैसे कि द हंगेरियन एम्पायर हो गया, हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, इटालियन एम्पायर हो गया। मतलब ऐसे तरह तरह के आपके एम्पायर्स हुआ करते थे। कोई ऐसे कंट्री का नाम नहीं था। पहले आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। पहले बोला जाता था कि भाई ये आपका फ्रेंच एम्पायर है, ये आपका मतलब जर्मन एम्पायर है, और ये आपका स्पेनिश एम्पायर है। मतलब ऐसे ऐसे एम्पायर्स में बटा था। तो ये डिफरेंस है आपके तब के एम्पायर्स में और आज के नेशन स्टेट्स में। उसके अलावा नेशन स्टेट्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेशन स्टेट के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, ये कैसे बने जाते हैं। तो अगर लोगों की बात करें, लोग इनको आज के ज़माने में बड़ी डेफिनेशन कुछ और हो, पर उस ज़माने में लोग इसे कैसे डिफाइन करते थे। तो वो ये मानते थे कि एक नेशन स्टेट के अंदर के जो लोग होते हैं, उनकी जो हिस्ट्री होती है वो एक शेयर्ड हिस्ट्री होती है। मतलब उन सबकी हिस्ट्री जो होगी एक कॉमन टाइप की होगी, उनकी सेम हिस्ट्री टाइप की होगी। या फिर डिसेंट हो गया, ठीक है, या फिर उनका कल्चर हो गया, या फिर इन बेसिस पे, ठीक है। सेकंड रीजंस वो क्या लेते थे, वो एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी रखना चाहते थे। मतलब जो लोग हैं उनके बीच में एक कॉमननेस होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, हम सब कॉमन है, हम सब एक हैं, हम एक ही जगह से आए हैं, हम एक ही डिसेंट के हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो नेशन स्टेट को एक एज अ डिफाइन करते थे। अब बात करें नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म का जो सबसे पहला प्रत्यक्ष रूप था वो आया था आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जैसा कि आप जानते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका सबसे पहला रेवोल्यूशन था जो कि 1789 में हुआ था। फ्रांस के लोगों ने किया था, आपने पिछले साल पढ़ा है। तो उन्होंने ही इस आइडिया ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया था, सबको बताया था कि भाई ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनलिज्म का कहाँ से आया, सो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट केम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, प्रैक्टिसेस लिए, ताकि वो लोग के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग ला सकें। अभी मैंने आपको पीछे बताया कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक कॉमननेस रहनी चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी रहनी चाहिए। तो इसको पता है ऐसा नहीं था कि कॉमन आइडेंटिटी मतलब समय की शुरुआत से ही लोगों के बीच में हुआ करती थी। ये बनाई जाती थी, ये लोगों के बीच में बनाई जाती थी उनके नदर स्ट्रगल्स के द्वारा, उनके रेवोल्यूशंस के द्वारा। तो यही है कि आपका सबसे पहला रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें कौन कौन से स्टेप्स लिए थे वो यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है, उन्होंने क्या किया कि लापत्री और ले सितोयन जैसे आइडियाज़ को बनाया। इससे क्या होता था कि लोगों को एक यूनाइटेड कम्युनिटी का फील आता था, उन्हें लगता था कि हम सबके सब एक हैं। अब ये लापत्री और ले सितोयन का मतलब क्या है? तो देखो, लापत्री होता है मतलब द फादरलैंड। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो आपका फ्रांस है वो आपका फादरलैंड है, आपकी पितृभूमि है, ठीक है। और वो मतलब जो लोग हैं उधर के, उन्हें ले सितोयन कहा जाता था। मतलब कि वो उसके सिटीजन्स हैं, उस फादरलैंड के वो सिटीजन हैं। मतलब उनको उनका एक बेसिकली कर्तव्य है कि आपको अपने देश के लिए क्या करना है। तो बेसिकली ऐसे उनको बताया जाता था कि आपको अपने लिए मन में ऐसा रखना है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया ये। देन उन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग को भी इंट्रोड्यूस किया जिसको कि द ट्राई कलर कहते थे। उसको काहे लिए बनाया था उन्होंने? जो पहले का रॉयल स्टैंडर्ड मतलब बेसिकली जो मोनार्क का पहले का एक बेसिकली सिंबल हुआ करता था, उनका जो फ्लैग था, उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग बनाया, दिखाने के लिए कि अब राजा का राजपाट नहीं चलेगा, अब चलेगा फ्रेंच लोगों का राज्य। बेसिकली डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोगों का ही तो राज्य होता है। देन उन्होंने स्टेट्स जनरल को इलेक्ट कराना शुरू कर दिया और उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया, ठीक है। पहले जैसा कि आप जानते हो क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट ये सब मिलके स्टेट्स जनरल में आपका इलेक्शन किया करते थे। अब उन्होंने क्या किया, उसमें क्या था कि आपके पैसिव सिटीजन्स और मतलब 21 साल से जो ऊपर के थे उनको शुरू में दिया जाता था। फिर उसको चेंज करके उन्होंने प्रॉपर्टी वाले मैन की तरफ कर दिया था। तो उन्होंने इसको चेंज किया सिस्टम को, और उन्होंने सारे एक्टिव सिटीजन्स बेसिकली जितने भी मेल्स थे 21 साल के ऊपर के,
जो बेसिकली टैक्स पे करते थे, उनको उन्होंने ये पावर दे दी कि आप स्टेट्स जनरल में इलेक्शन कर सकते हैं। और उसका नाम क्या रखा था, नया नाम, उसे कहते थे नेशनल असेंबली। ठीक है, सो नेशनल असेंबली इसका नया नाम पड़ गया था। देन उन्होंने न्यू हाइम्स हाइम्स मतलब नए नए लोकगीत उन्होंने बनाए। ओट्स टेकन मतलब कि कस्में खाई गई, और जो बेसिकली जिन जिन सोल्जर्स ने अपने देश के लिए जान दे दी उनके लिए मतलब एक श्रद्धांजलि टाइप की पेश की गई। ठीक है, मार्टर्स मतलब श्रद्धांजलि देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हुई। देन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्लेस किया गया था। इससे क्या था कि आपके हर जगह एक यूनिफॉर्म लॉज बन जाते थे सारे लोगों के लिए। मतलब जो पहले था ना, ऐसा नहीं है कि अब जैसे मान लो ये फ्रांस है, तो इसमें कुछ लोगों का इतना सा यहाँ पर कुछ और सिस्टम चल रहा है, इन लोग का यहाँ पर कुछ और सिस्टम चल रहा है, इन लोग का यहाँ पर कुछ और सिस्टम चल रहा है। तो मतलब ऐसे बेसिकली बटा हुआ था फ्रांस ऐसे हिस्सों में। तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज किया। उन्होंने पूरे फ्रांस को मतलब ऐसा सिंगल कंट्री माना, मतलब एज अ सिंगल एंटिटी माना, और इसके अंदर सबके लिए सेम लॉज बना दिए, यूनिफॉर्म लॉज बना दिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यहाँ रह रहा है तो उसके लिए लॉ अलग है और कोई यहाँ रह रहा है तो उसके लिए लॉ अलग है। बेसिकली सारे, चाहे आप इधर कोने में रह रहे हो चाहे आप इधर कोने में रह रहे हो, हर जगह आपके लिए जो लॉज रहेंगे वो सेम रहेंगे। किसके जरिए, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जरिए, जो उनकी कैपिटल सिटी में रखते थे। देन उन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया। कस्टम ड्यूटीज़ बेसिकली जो आपने अगर देखा होगा, अगर आप किसी शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आपको टोल टैक्स लगता है ना, वैसा ही समझ लो, कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी। अगर जैसे कि आप फ्रांस के अंदर ही इसके अंदर ही अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी। तो इन रेवोल्यूशनरीज़ ने पता है इसको भी अबॉलिश किया। उन्होंने पता है ये क्यों किया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अगर हम फ्रांस के अंदर ही हैं तो फिर हम कहीं दूर तो मतलब अलग जगह तो नहीं जा रहे। अब अगर एक बात बताओ, आपको कहीं पे करना पड़ रहा है तो आपको ये लगेगा ना कि आप अपनी एक होम कंट्री से कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हो। आपका जहाँ पर घर है आप वहाँ से कहीं और जा रहे हो। ठीक है, यही तो लगेगा। तो उन्होंने इस फीलिंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सारी जगह पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दी और सिर्फ एक ही ये कंट्री का रखा। अगर कोई कंट्री से बाहर जा रहा है तब जाके वो ड्यूटीज़ लगती थी। तो ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया। सोचो कितना आगे तक सोचा उन्होंने, राइट। देन एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। रीजनल डायलैक्ट्स जो हुआ करते थे, रीजनल डायलैक्ट्स, यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है। अब जैसे अगर पंजाबी हो गया और गुजराती हो गया, ये दो हमारी लैंग्वेजेस बन गई, तो ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। हम पंजाबी के अंदर ही बोलियों की बात कर रहे हैं। हिंदी के अंदर आपके कितने तरीके होती हैं, ठीक है। हिंदी कहीं कहीं जगह पर तो आपकी शुद्ध हिंदी बोली जाती है, कहीं कहीं पर थोड़ी मिश्रित सी हो जाती है, मतलब थोड़ी मिक्स्ड सी हो जाती है, और कहीं कहीं पर तुम ऐसे जैसे अगर आप विलेजेस में देखोगे तो वहाँ पर हिंदी का कुछ और ही रूप देखने को मिलता है, राइट। तो ये सारे होते हैं रीजनल डायलेक्ट्स, जो बेसिकली जगह जगह की बोलियाँ होती हैं। इनको उन्होंने डिस्करेज किया और फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन बनाया। कॉमन क्यों बनाया, अगेन उनको एक कॉमन आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना था, तो सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए। देन उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये फ्रांस का मिशन है और उनकी बेसिकली डेस्टिनी है, उनकी ये किस्मत है कि उनको यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से बचाना है। डेस्पोटिज्म बेसिकली राजा के राजपाट से उन्हें बचाना है और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कराना है। तो ये सारे आपके स्टेप्स हो गए। अब बढ़ते हैं एक नए महानायक की तरफ। उससे पहले एक पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपका एक प्रिंट है, इसको भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सारी पिक्चर्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली ये कवर पेज है आपकी एक जर्मन मैगजीन का, जो कि 1798 में डिज़ाइन किया गया है। ये वाली पिक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको भी कवर करते हैं, कुछ नहीं पता कि कब क्या आ जाए। तो इसमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि जो बेस्टाइल का प्रिजन था, पिछले साल आपने पढ़ा था ना, बेस्टाइल में बेसिकली वहाँ पर जब सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज ने वहाँ पे दंगे कर दिए थे और उसके अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको छुड़ा लिया था, और जितने भी वहाँ पर गन्स वगैरह थी उन सबको मतलब चुरा लिया था, बेसिकली आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लेने के लिए। तो ये वही प्रिंट है, इसमें आपको बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करता दिया जा रहा है। एंड देन यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट में ये लिखा जा रहा है, अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें ये लिखा गया है कि जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनको अगर उनकी पावर पानी है, उनको अगर उनके राइट्स पानी है, तो उन्हें वो से छीनना पड़ेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना ही पड़ेगा। सो दे शुड सीज देयर पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बेसिकली जो भी वहाँ का राजा राजपाट है, ठीक है, ये इसमें मीनिंग है। अब बढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्टे की तरफ। ये नेपोलियन बोनापार्टे भाई साहब आपके एक मिलिट्री लीडर थे। मिलिट्री लीडर मतलब जो आर्मी में टॉप चीफ्स होते हैं ना, उसके टाइप के थे। तो वहाँ पर एक लीडर हुआ करते थे। अब आप जानते हो कि क्या हुआ था उस समय में, एक डायरेक्टरी को मतलब इलेक्ट कर दिया गया था। 5 लोगों की डायरेक्टरी नहीं बनाई थी। बेसिकली जब जैकोबिन क्लब टूट गया था तो उसके बाद डायरेक्टरी बना दी थी ना, जो आके वेल्दी मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना दी थी। मतलब कोई राजा या फिर कोई भी रूलर या फिर मतलब कोई भी ऐसी असेंबली टाइप का कुछ नहीं था, सिर्फ एक डायरेक्टरी थी और इसके अंदर 5 लोग हुआ करते थे, जिनके बीच में भी आपस में मतभेद होते रहते थे। तो इसकी वजह से जो फ्रांस था वो उस समय पे बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और इस वीक होने का फ़ायदा हमारे किसने उठाया, नेपोलियन भाई साहब ने। इन्होंने उसी समय पर गर्म लोहे पर वार किया और फ्रांस को 1804 के अंदर अपने आप को राजा बना लिया। उधर इन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया।
इसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस फ्रांस ने सबसे पहला कदम उठाया था डेमोक्रेसी को पाने के लिए, उसी फ्रांस को इस चीज़ को झेलना पड़ा, उसी को ही डेमोक्रेसी से हाथ धोने पड़े। तो राजा का राजपाट तो बेसिकली रेवोल्यूशनरीज ने हटवा लिया था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, फिर से हमारे नेपोलियन भाई साहब आए, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और बेसिकली मोनार्की को इन्होंने फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। हालांकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे मेजर्स लिए थे। इन्होंने अपना नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 को इंट्रोड्यूस किया था, सिविल कोड जिसे कहते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को तो सही बना दिया। देन इनके अंडर फ्रांस जो था वो एक बहुत ही पावरफुल नेशन बन गया था। क्यों? क्योंकि भाई मिलिट्री लीडर है, तो इसको टेरिटरीज एनेक्स करने का बहुत शौक था। मतलब ये चाहता था कि फ्रांस इतना है तो इतना नहीं रहे भाई, इतना बड़ा बन जाए, आसपास के सभी देशों पे इसको कब्जा करना था। तो ये इसकी सबसे बड़ी गंदी बात थी, जिसकी वजह से ये फंसता भी आगे चल के। सो अगेन यस, फंसा 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में ये डच वेलिंगटन से हार गया था और फिर इसको वनवास में भेज दिया गया, बेसिकली एग्जाइल में भेज दिया गया। एंड देन उसके बाद तो फिर मर ही गया, प्रिजन के अंदर ही मर गया फिर तो। सो इसके बाद आता है आपका सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको कि हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इसके अंदर आपके कुछ 6-7 मेजर्स हैं जिनको अगेन आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले जो भाई साहब ने किया वो क्या था, इन्होंने जितनी भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थी उनको हटा दिया। इसका क्या मतलब है, अब जैसा कि अगर आप पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी थोड़ा अगर पीछे जाओगे तो आपको ये पता है फ्रांस के टाइम पे क्या हुआ करता था, 3 स्टेट्स हुआ करते थे। आपकी क्लर्जी हुआ करते थे, नोबिलिटी हुआ करती थी, एंड देन इसके बाद आपका थर्ड स्टेट हुआ करता था। तो इनमें ये जो ऊपर के 2 लेवल्स है, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको आप जानते हो। नोबिलिटी कौन होता है? राजा की करीबी मतलब मित्र वगैरह। क्लर्जी मतलब जो आपके बेसिकली प्रीस्ट वगैरह हो गए। तो इनको क्या थी कि जन्म से ही, मतलब जब से पैदा हुए तब से ही बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल जाती थी। ये जो नोबिलिटी वाले थे, इनके मतलब पिताजी और इनके जो दादाजी लोग होते थे उनके पास खूब सारा लैंड हुआ करता था, प्रॉपर्टी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि भाई राजा के करीबी जन है तो उनको खूब सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो इसकी वजह से जो लोग वहाँ पर उस मतलब बेसिकली घर में पैदा हो गए तो उनके पास ऑटोमेटिकली इस लैंड और बेसिकली सारी प्रॉपर्टी पर राइट आ जाता था। तो उनको तो भाई शुरू से ही प्रिविलेजेस मिल रही थी। तो जो हमारे नेपोलियन भाई साहब थे उन्होंने इसको ख़त्म किया। उन्होंने बोला कि जो कमाओ अपना खुद का कमाओ और उसके ऊपर रहो। तो इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, बेसिकली तीसरा, जिसमें उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टैब्लिश किया। इसमें क्या होता है कि देखो, अगर तुमने अपने पैसों से वो प्रॉपर्टी बनाई है, अपने प्रॉपर मतलब पैसों से कमाई है, खुद की मेहनत से कमाई है, तभी तुम उस प्रॉपर्टी को अपने साथ होल्ड कर पाओगे। देन इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश किया, जो कि बहुत अच्छी बात थी, सबको इक्वल राइट्स दिलाए। एंड इन्होंने देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को भी सिंपल किया, बेसिकली वही फ्रांस के अंदर के डिविजन्स। तो उसने अपने फ्रांस के अंदर इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि वो जो बेसिकली गवर्नेंस है उसको थोड़ा अच्छे से कर पाए, यही उसका उद्देश्य था। देन इसके बाद इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। तो भाई फ्यूडल सिस्टम में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउट्स रहते हैं, तो चलो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। फ्यूडल सिस्टम एक बेसिकली तरीका होता है, ये एक मतलब 4 टीयर से बनता है। ऐसे 4 टीयर्स होते हैं। इसको जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है आपका राजा, ठीक है। देन इसके नीचे होते हैं आपके नोबिलिटी, मतलब राजा के प्रियजन लोग हो गए। नोबिलिटी के अंदर होते हैं नाइट्स, इनको नाइट्स कहा जाता है। देन इसके नीचे आते हैं आपके पेजेंट्स या फिर सर्व्स, पेजेंट्स कहते हैं या फिर इन्हें सर्व्स कह लो। तो क्या होता था कि ये जो राजा हुआ करता था, इसके पास हुआ करता था बतेरा लैंड, इसके पास खूब सारा लैंड हुआ करता था। मतलब जितना इसकी मतलब इसका जितना बड़ा एम्पायर है उतना इसका लैंड हो गया। तो ये लैंड को क्या करता था कि अपने इन नोबिलिटी में ऐसे बांट दिया करता था। इसलिए मान लो कि ये हमारा इतना फ्रांस है, इसके अंदर ऐसे इसने मतलब अलग अलग हिस्सों में ऐसे बांट दिए। तो 5 हिस्से इसने कर दिए और मतलब हर किसी में एक एक हिस्सा बांट दिया। फिर क्या करेंगे, नोबिलिटी जो हुआ करते थे ये अपने हिस्से को फिर नाइट्स में बांट दिया करते थे। तो जैसे मान लेते हैं इस वाले को अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसको भी इसने मतलब 2-3 हिस्सों में ऐसे बांट दिया। फिर ये क्या करते थे, नाइट्स ये अपने ये जो लैंड आया है इस हिस्से के लैंड पे ये पेजेंट से काम कराया करते थे, इनसे ये काम निकलवा लेते थे। बोलते कि भाई इस पर तुम काम करो और जितना भी इसमें प्रोड्यूस आ रहा है ये लैंड अभी के लिए तुम्हारा है और इसमें तुम्हें जितना भी चीज़ मिलता है उसमें से हमें तुम्हें इतना फिक्स अमाउंट देना है। अब इस पर ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितना कमा रहे हैं या फिर कितना उन पे आ रहा है। मतलब अगर उनकी क्रॉप फेल भी हो गई, ध्यान देना, क्रॉप अगर फेल भी हो गई तो भी उन्हें तो भाई पैसे देने हैं। क्योंकि फिर क्या होगा, ये जो इनको पैसा मिलेगा इसके जरिए नाइट्स को पे करेंगे तो नाइट्स की यहाँ पर कमाई हो जाएगी। इसका कुछ पोर्शन ये नोबिलिटी को दे देंगे और नोबिलिटी को बेसिकली एक आश्वासन देंगे कि भाई जब भी अगर हमारे देश पे अटैक होगा, हमारे मतलब बेसिकली इस एम्पायर पे अटैक होगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे वॉर में, ठीक है। और नोबिलिटी तो भाई राजा के प्रियजन है, तो फिर बेसिकली नोबिलिटी राजा को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अलग तरह की, टाइप। तो बस ऐसा आपका सिस्टम हुआ करता था। तो इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रताड़ित लोग हुआ करते थे वो कौन से होते थे, आपके सर्फ। तो यही एक सिस्टम होता था और इसी को हम कहते थे सर्फडम, ठीक है।
तो इससे भी हमारे नेपोलियन बोनापार्टे ने इससे भी हमें छुटकारा दिलाया। उसने क्या किया, पेजेंट्स को सर्फडम से छुटकारा दिलाया और मैन्यूरियल ड्यूज से छुटकारा दिलाया। बेसिकली जो उन्हें देना पड़ता था एज अ टैक्स कि हम तुम्हारे लैंड पे काम कर रहे हैं, उसको भी इन्होंने छुटाया। तो ये दोनों चीज़ें उसने यहाँ पर ख़त्म करी। देन उसके बाद उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी ख़त्म किया। तो देखो उस समय हुआ क्या करता था कि अब जैसे मान लो कि वहाँ पर एक हमारे फ्रांस के जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो सारे के सारे एक ग्रुप बना लेते थे और फिर सारा का सारा जो ट्रेडिंग का जितना भी काम है, वो सारा का सारा सिर्फ ये ग्रुप ही संभालेगा। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक नया पर्सन है जो कि भाई ट्रेडिंग में घुसना चाहता है, लेकिन ये वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गिल्ड है, ये वो काम करने नहीं देगा। या तो इसको इसमें आना पड़ेगा खूब सारा पैसा देके, जो भी मतलब इनकी कंडीशंस होती हैं मेंबरशिप की, तो वो सब पहले इसको इसका मेंबर बनना पड़ेगा। देन ही जाके वो अपना ये जो बेसिकली काम है ट्रेडिंग का, उसको शुरू कर पाएगा। तो बेसिकली नेपोलियन बोनापार्टे ने इस गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी खत्म किया। बोला कि भाई ऐसा नहीं करो, चीटिंग, सबको मतलब इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देन उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी को बहुत अच्छा प्रभाव मिला। देखो भाई, अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हो तो बेसिकली आप कंट्री में ट्रेड को फेवर कर रहे हो। ट्रेड फेवर होगा तो भाई फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगा, पैसा बनेगा। पैसा बनेगा तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। तो उस समय की बात करें तो फ्रांस पॉलिटिकली तो खैर अच्छा था ही था, लेकिन वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सोशली भी उसने बहुत कुछ सही कर दिया था, पर अगेन एक ही दिक्कत थी। क्या? कि भाई डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर। ये सारी की सारी चीज़ें मिल भले ही रही हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। नेपोलियन के मन में अगर आज ये अच्छा अच्छा चल रहा है और कल को मान लो कि भाई उसका मन बदल गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो बंद भी कर सकता था। हालांकि ऐसा उसे करने का मौका ही कहाँ मिला। 1815 में फिर बैटल ऑफ वाटरलू में तो खैर वो हार ही गया। वो तो खैर हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, पर फिलहाल के लिए हमारे पास एक आ गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो आपके फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं, बेसिकली आपके नेपोलियन के जो सोल्जर्स हैं, जैसे आप ये ब्लू यूनिफॉर्म में जिनको देख पा रहे हो, ये सारे के सारे आपके नेपोलियन के सोल्जर्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक टाउन पर चढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इस टाउन का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, फ्रेंच है तो फिर मेरे को नहीं पता, पर मैं यहाँ पर नाम लिखे दे रहा हूँ। ये इसका नाम है टाउन का। एंड इस पे इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ऑक्यूपेशन करना चाहा है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, जो आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली हरकत क्या हो रही है, यहाँ देखो। यहाँ पर एक फार्मर जो है बेसिकली वो अपना जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसकी एक अपनी बैलगाड़ी कार्ट लेके जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ये जो सोल्जर्स हैं ये उसको बोल रहे हैं कि भाई दिखा दिखा हमको सब कुछ दिखा। उसकी जो कार्ट है बेसिकली उसको छुड़ा रहे हैं। देन यहाँ पर आपको थोड़ा बीच में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक वुमेन को ये बेसिकली फोर्स कर रहे हैं, बेसिकली परेशान कर रहे हैं इधर। तो ये भी अगेन सोल्जर्स यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं। देन वो यहाँ पर इस कोने में, मतलब इस साइड, यहाँ पर एक पेशेंट को उसके घुटनों पे मतलब बैठने को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे सामने झुको। और यहाँ पर फिर यहाँ पर ये पेड़ उगा रहे हैं, मतलब पेड़ उगा नहीं रहे हैं, मतलब एक पेड़ लगा रहे हैं और इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है। इसके ऊपर लिखा है कि आप हमसे फ्रीडम और इक्वालिटी लेते जाओ, ये हमारा मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो मतलब अगर आप यहाँ पर सरकाज़म को नोटिस करो तो है तो ये मोनार्की, और क्या कह रहे हैं कि हमें हमसे फ्रीडम लो, ह्यूमैनिटी लो और अपने लिए एक मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी को एस्टैब्लिश करो। तो भाई देखो कितनी बड़ी सार्काज़म है। तो इसी को ही दिखाते हुए हमारे एक पेंटर ने इसको यहाँ पर पेंट कर दिया था कि ऑक्यूपेशन को दिखा रहे हैं, या बेसिकली प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। इस ट्री को उन्होंने नाम दिया है ट्री ऑफ लिबर्टी। सरकास्टिकली है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। क्या यहाँ पर लोगों को फ्रीडम दिख रही है? बिल्कुल नहीं, उल्टा यहाँ पर फोर्स और किया जा रहा है। तो बेसिकली इस पेंटिंग में यही दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो शुरू में हम ये देखेंगे कि नेपोलियन का जो डिमाइस था वो क्यों हुआ। तो भाई देखो शुरू की बात करें तो जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इधर क्या आती है फ्रेंच आर्मीज। बेसिकली नेपोलियन की आर्मीज को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी मतलब बेसिकली फ्रीडम के रखवाले, मतलब जो फ्रीडम लेके आएंगे हमारे देश में, मतलब हर जगह फ्रीडम ही फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी, ठीक है। तो ऐसा उनको मतलब माना जा रहा था। लेकिन समय के साथ कहते नहीं है कि भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो दिखा तो दिया शुरू में लिबर्टी, लेकिन आगे चल के उन्हें पता चल गया कि भाई ये हॉस्टिलिटी हो रही है। बेसिकली यहाँ पर उसने अपना जो मकसद है उसको कायम करना है, उसे मोनार्की को वापस लेके आना है। उसने टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भले ही थोड़े अच्छे थे, इकोनॉमी भी अच्छी थी, और उसके साथ उसने टैक्सेस को थोड़ा बढ़ा दिया था। देन उसने सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया था। तो सेंसरशिप क्या होता है? तो अगर मैं सेंसरशिप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं, सेंसरशिप, तो ये होता है बेसिकली सप्रेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप किसी को उसकी एक्सप्रेस करने की पावर से सप्रेस कर दो, बेसिकली उससे वो पावर छीन लो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। अब जैसे अगर मेरे पास आज के लिए राइट है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा सकता हूँ,
तो बेसिकली उस समय में अगर मैं होता तो शायद मेरे को ये राइट नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें लगता कि भाई तुम नेपोलियन के खिलाफ पढ़ा रहे हो तो भाई तुम नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सेंसरशिप लगा देता मेरे ऊपर कि भाई नहीं तुम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आज हमारे पास ये राइट है लेकिन शायद तब नहीं था, तो इसी को कहते हैं सेंसरशिप। देन उसने क्या था कि फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों का फोर्स कंस्क्रिप्शन किया, बेसिकली आर्मीज़ के अंदर ज़बरदस्ती घुसेड़ा। देखो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन्हें उससे क्या था, उससे सिर्फ और सिर्फ टेरिटरीज चाहिए थी। वो चाहता था कि उसका फ्रेंच एम्पायर बहुत बड़ा हो जाए, तो इसी के चक्कर में उसको आर्मीज तो लगेगी ना, आर्मी नहीं होगी तो फिर लड़ाई किससे करोगे। तो वॉर के लिए उसको आर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए वो मतलब लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में घुसाता था। और इसकी वजह से, ये सारे कारणों की वजह से जो बेसिकली एडवांटेजेस मिल रहे थे, जो अभी हमने पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे इन हरकतों के सामने कम लगने लगे थे। मतलब पलड़ा कौन सी साइड का भारी हो गया था, इस साइड का, जहाँ पर ये हरकतें ज़्यादा कर रहा था और फायदे कम दे रहा था। तो ये था इसका एक डिमाइस का कारण, बेसिकली यहाँ पर नेपोलियन के फेल होने का कारण। ठीक है, अब इस पेंटिंग में भी सेम ही चीज़ दिखाई गई है, बेसिकली नेपोलियन का जो डाउनफॉल है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये पेंटिंग हुई है बैटल ऑफ लीस्पिक के बाद। एक बैटल किया था हमारे नेपोलियन भाई साहब ने 1813 में, ठीक है, जहाँ पर ये भाई साहब हार के आ रहे हैं। तो ये राइनलैंड से होते हुए गुजर रही है। ये एक ऐसा पोस्टमैन के जरिए दिखाए गए हैं और ये इनके सारे के सारे लेटर्स हैं। इन लेटर्स के अंदर इन वो टेरिटरीज के नाम लिखे हैं जो बेसिकली अभी अभी ये बैटल में हार के आए हैं। तो ये सारी की सारी जो इनके पास टेरिटरीज थी, ये बैटल ऑफ लीस्पेक में हारते हारते राइनलैंड से होते हुए वापस अपने फ्रांस में आ रही हैं। तो सबसे पहले इनकी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। देन 1815 में तो खैर ये हार ही जाती हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तो हमने किस बात की करी, अभी हमने सिर्फ फ्रेंच नेशन की बात करी थी। वहाँ पर भी सिर्फ हमने यही देखा कि उनका पहला एक्सप्रेशन आ गया था, लेकिन अब हम देखेंगे कि वाइड स्केल पर नेशनलिज्म कैसे बना था। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले, जैसे कि अगर हम मिड 18 सेंचुरी की बात करें, मिड 18 सेंचुरी मतलब 1750s का समय है। उस समय क्या था कि कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हमें देखने को मिलते हैं। यूरोप तब किंगडम्स में डिवाइड हुआ करता था, मतलब आपके एम्पायर्स हो गए, डचीज या फिर कैंटन्स, वही फैंसी फैंसी नाम है, जिनके बेसिकली रूलर्स अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज पर रूल किया करते थे। हर एक रूलर की अपनी अपनी टेरिटरी हुआ करती थी, और वो शायद डची हो, कैंटन हो या फिर किंगडम हो, अपने उस लेवल से डिसाइड करते थे। थोड़े लार्ज लेवल पे हो गया तो किंगडम हो गया, उससे थोड़ा हल्का लेवल होगा तो डचीज हो गया, और बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे है तो कैंटन्स हो गया। ऐसे वो अपने आप को डिवाइड कर लिया करते थे। कोई नेशन नहीं है, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एम्पायर है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, द एग्जांपल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। ये आपके ऑस्ट्रो हंगेरिया पे बेसिकली रूल किया करता था। एक पैचवर्क हुआ करता था बहुत सारे लोगों का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो कि हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर है, तो इसके अंदर अब जैसे आज के नेशन स्टेट्स होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया कि इनके अंदर भी इसकी कॉमन आइडेंटिटी होती है और बेसिकली शेयर्ड कल्चर टाइप का होता है, हिस्ट्री होती है शेयर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो लोग, अब जैसे मान लो कि हैब्सबर्ग एम्पायर का मन किया कि इस एरिया पे मेरे को रूल करना है, तो वो पता है इस पूरे के पूरे को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा, और ये हो गया हैब्सबर्ग एम्पायर। इसके अंदर ना तो वो ये देखेगा कि भाई लोग सारे के सारे एक जैसे हैं कि नहीं, क्या पता कि पहले यहाँ पर जैसे मान लो ऐसे आधा हुआ करता था, इधर कुछ और तरीके के लोग रहते थे जो ऑलरेडी एक कंट्री में थे, और यहाँ पर कुछ और तरीके के लोग रहते थे जो ऑलरेडी दूसरी कंट्री में थे। लेकिन इसको क्या पता, इसको तो अपने काम से काम रखना है। इसने क्या किया कि इसको अपने साथ ही एक हैब्सबर्ग एम्पायर के रूप में ट्रीट कर लिया। तो इसमें ये जो अलग अलग बेसिकली लोग फंस गए, इस साइड के लोग फंस गए, इस साइड के लोग फंस गए, अब ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल के लोग बेसिकली एक पैच वर्क सा बन गया था। इसके अंदर कौन कौन से रीजन्स आते थे, इसके अंदर आता था टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेनलैंड, बोहेमिया, वेनेशिया एंड लोम्बार्डी। वेनेशिया और लोम्बार्डी आपके इटालियन स्टेट्स थे, इटली के। ठीक है, हंगरी में क्या था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो माग्यार बोलती थी। माग्यार बेसिकली आपकी एक लैंग्वेज है जो बेसिकली वहाँ की, देखो इस हैब्सबर्ग एम्पायर की कोई भी रीजनल लैंग्वेज तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग ही अलग अलग तरीके के हैं, तो फिर एक कॉमन लैंग्वेज कहाँ से मतलब बनाओगे, राइट। गलेशिया में क्या थे कि लोग पॉलिश बोला करते थे, बेसिकली जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे, बेसिकली राजा के प्रियजन लोग, वो क्या करते थे, पॉलिश बोला करते थे, अमीर जो वेल्दी लोग हुआ करते थे। तो अगर सम अप करूँ तो मान लो कि ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया। अब इसके अंदर जो बेसिकली नॉर्थ की साइड पर लोग थे, इस साइड के जो लोग थे वो आपके बोहेमियंस और स्लोवाक्स थे। जो स्लोवीन्स लोग रहते थे वो कार्नियोला में रहते थे। क्रोट्स जो हुआ करते थे वो साउथ में रहते थे, मतलब इस इलाके में आपके क्रोट्स आ गए। एंड जो रोमन्स है वो आपके ट्रांसिल्वेनिया मतलब ईस्ट इलाके में यहाँ पर आ जाते, एंड देन वेस्ट में आपके आ जाते थे ये स्लोवीन्स बेसिकली कार्नियोला में। तो ऐसे ऐसे हर जगह के अलग अलग तरीके के लोग हुआ करते थे। बिल्कुल इनमें कोई भी ऐसा मतलब फैक्टर नहीं था जो इनको एक बनाए, कोई भी कॉमन लिंक नहीं थी। सिर्फ एक लौती जो लिंक थी वो थी कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपने राजा को प्रेम करते थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने राजा के वफादार हुआ करते थे।
इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके बगल वाले लोग जो रह रहे हैं वो कौन से हैं, मतलब क्या रिलीजन फ़ॉलो करते हैं, क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को एक-दूसरे से मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने राजा के प्रति एक वफ़ादारी थी और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास के बारे में। तो बात करूँ अगर मैं यूरोपियन पॉपुलेशन की, तो वो आपके 3 फैक्टर्स में बटी हुई थी, ठीक है? सबसे पहले आते हैं आपकी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बेसिकली आपकी सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास थी। मतलब समाज में भी डोमिनेंट थी और पॉलिटिक्स में भी डोमिनेंट थी। क्यों? क्योंकि भाई एरिस्टोक्रेसी या राजा के प्रियजन है तो पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली रोल बन जाता है, और भाई पैसे वाले लोग हैं तो सोसाइटी में तो हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे ही। इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब एक कॉमन अगर मैं लिंक बताऊं, जैसा कि अभी हमने पीछे राजा के प्रति वफादारी देखी, एरिस्टोक्रेसी जो, अगर पर्टिकुलर एरिस्टोक्रेसी लोगों की बात करूं तो इनके बीच में जो इनका कॉमन लिंक था वो था इनका जीने का तरीका, इनका लाइफस्टाइल। इन सबका भाई अमीर लोग हैं तो अच्छे खासे लाइफस्टाइल रहते थे। इनके क्या थे कि खूब सारे एस्टेट्स हुआ करते थे, टाउन हाउसेस हुआ करते थे कंट्री साइड में, ठीक है? क्यों भाई? पैसा है खूब सारा, खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी इनमें खूब हुआ करती थी। तो एक इनका अगर कॉमन फैक्टर निकलेगा तो वो ये निकल जाता था कि भाई सबके पास खूब सारा पैसा है। देन ये क्या करते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे फॉर द पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आपके दोनों साइड का फायदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। तो बेसिकली जहाँ भी इनका मतलब निकलना होता था वहाँ पर फ्रेंच यूज़ करते थे। देन इनकी जो फैमिलीज़ हुआ करती थी वो किससे टाई अप किया जाता था? तो देखो भाई, अगर मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे एक जैसी लाइफ जीते हैं तो आपस में क्या करते थे, हमेशा शादियाँ कर लिया करते थे, ताकि इनके बीच की जो बेसिकली लिंक है वो और स्ट्रॉन्ग होती जाए। और देखो अगर एक साथ 2 अमीर लोग एक साथ आ जाएँगे देन ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टी एक दूसरे की यूज़ कर सकते हैं, बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। भले ही ये थोड़े पावरफुल लोग भले ही थे लेकिन न्यूमेरिकली एक छोटा हिस्सा था। मैंने बोला डोमिनेंट किस में है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिक्स में और सोशल में, ठीक है? इकोनॉमिकली भी रहते थे, पर नंबर के मामले में बहुत ही छोटा मतलब नंबर लेके चलते थे। अगर जो मतलब मेजॉरिटी की बात करूँ तो मेजॉरिटी में आती है आपकी पेजेंट्री, मतलब आपके बेसिकली फार्मर्स, ये आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कंप्राइज़ करते थे। वेस्ट की बात करूँ तो बल्क ऑफ द लैंड वाज़ फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, ठीक है? जो बेसिकली छोटे-मोटे फार्मर्स हो गए जिनके पास मतलब जैसे 1 आध बीघा लैंड हो गया, तो उसके ऊपर वेस्ट के इलाके में ऐसा हुआ करता था। ईस्ट के इलाके में क्या हुआ था सर्फ्स हुआ करते थे, सर्फडम, जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था। अब देखो आप बोलोगे कि भाई सर्फडम को तो अबॉलिश कर दिया गया है, तो भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रांस में हुआ है। मैं यहाँ पर टोटल यूरोपियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, राइट? और वो भी फिर क्या है, नेपोलियन हार गया 1815 में तो वो भी हट गया था। तो अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पर सर्फडम प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब जो लार्ज लैंड ओनर है वो अपना लैंड छोटे-छोटे मतलब लोगों को दे देता था जिनके पास लैंड नहीं हुआ करता था, उनसे फार्मिंग करा लेता था और उस अपना कमीशन ले लिया करता था। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इस पे प्रोडक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ, उसको तो अपना पैसा चाहिए। और वेस्ट में आपके छोटे-मोटे लैंड हुआ करते थे तो वो वहाँ पर अपना खुद का कल्टीवेशन कर लिया करते थे। देन जो थर्ड ग्रुप आता है वो होता है आपका मिडल क्लास। ये जो है ये आपका सबसे नया ग्रुप है, ठीक है? ये कब तब आया था जब आपका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हुआ था। तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश भाई बेसिकली ब्रिटेन में आपका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हो गया था, तो वहीं से आपका ये मिडल क्लास आता है। ये बेसिकली एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का मतलब क्या? मतलब वो लोग जो बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज़ में काम किया करते थे। अब भाई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है तो इंडस्ट्रीज़ तो बनेंगी ही ना, तो उनमें जो काम किया करते थे वो होते थे आपके मिडल क्लास लोग, ठीक है? किस-किस लोगों से बनते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जो बेसिकली फैक्ट्रीज़ बनाया करते थे, बिज़नेसमैन हो गए जो बिज़नेस करते थे, प्रोफेशनल्स हो गए जो अलग-अलग सर्विसेज़ प्रोवाइड किया करते थे जैसे डॉक्टर, टीचर्स वगैरह हो गया, राइट? सो बेसिकली आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, मतलब जो नेशनलिज़्म का जो आइडिया आया था ना, वो मिडल क्लास को ही आया था। इन्होंने देखा था, इनको लगता था कि भाई अबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस होना चाहिए, सॉरी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस होना चाहिए। मतलब ये चाहते थे कि ये जो अरिस्टोक्रेसी को प्रिविलेजेस मिल रही हैं, राजा के प्रियजनों को जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज एस्टेट्स वगैरह मिल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन सबको क्या होना चाहिए, सबके बीच में इक्वालिटी रहनी चाहिए। तो ये चाहते थे कि नेशनल यूनिटी का जो बेसिकली मतलब है वो एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है। तो ये पॉपुलैरिटी इसमें ही आती है मिडिल क्लास में। अब हम बात करेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। तो नाम से ही समझ आ रहा है लिबरल नेशनलिज्म मतलब जो लिबरल पॉपुलेशन थी, जो अभी पीछे हमने वर्किंग क्लास की बात करी थी, वही लोग होते थे लिबरल लोग, उनको लिबरलिस्ट भी कहा जाता था। तो इन्हीं की तरफ से जैसा कि मैंने कहा कि नेशनलिज्म का आइडिया आया था, तो इसलिए हम इसको लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। अब अगर मैं इस वर्ड की बात करूँ लिबरल की, तो ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ये आपका एक लैटिन वर्ड बेसिकली लिबर से मतलब निकाला गया है जिसका मतलब होता है फ्री। तो अगर लिबरलिज्म की बात करें तो बेसिकली हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर हम इसका पॉलिटिकल मतलब निकालें, पॉलिटिक्स में अगर इसका मतलब निकालें तो पॉलिटिकली इसका मतलब था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए।
गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनका कंसेंट होना चाहिए, उनकी मर्जी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। अगर वो चाहते हैं, अगर देखो लोग चाह रहे हैं कि मोनार्की है तो बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोग चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो और तुम मोनार्की एस्टेब्लिश करके बैठे हो, तो भाई काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी लोगों को चाहिए तो डेमोक्रेसी ही दो, ये इनका पॉलिटिकल मतलब था। देन ये कुछ फैक्टर्स पे अपना काम करते थे, बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे इनकी थिंकिंग चलती थी। पहला था कि भाई इनको ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस को खत्म करना है। अब जैसे कि मैंने बताया ना, क्लर्जीमैन को भी प्रॉपर्टीज मिलती थी, क्लर्जीमैन की भी अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती थी, ये उसको खत्म करना चाहते थे। ऑटोक्रेसी बेसिकली जो राजा का राजपाट है, ऑटोक्रेसी उसी को ही कहते हैं, मोनार्की का दूसरा नाम है, तो उसको खत्म करना चाहते थे। देन एक कॉन्स्टिट्यूशन मांगते थे, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि सबके राइट्स रिजर्व्ड रहें। देन इनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए थी जो कि पार्लियामेंट से सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसा कि अभी आप देखते हो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बेसिकली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे और वो पार्लियामेंट के जरिए हमारे ऊपर आंसरेबल होंगे, जैसा कि अभी इंडिया में चलता है। हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, जो बेसिकली एमएलएज और एमपीज बनते हैं। ठीक है, देन ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद भी ये जो एमएलएज और एमपीज होते हैं, यहाँ तक कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर भी है, ये सारे के सारे पार्लियामेंट में साथ बैठते हैं एंड देन इसके जरिए ये हमारी तरफ आंसरेबल होते हैं। अगर हमसे कुछ सवाल करना चाहे तो हम वो सवाल पूछ सकते हैं। तो ये चाहते थे पॉलिटिकल स्फीयर में कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी हो। देन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, मतलब हर किसी के पास फ्रीडम होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सेंसरशिप को खत्म करो। ठीक है, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी हरकत में। और राइट टू फ्रीडम, राइट टू सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी जितने भी ह्यूमन राइट्स है सारे के सारे चाहते थे। और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यहाँ पर इसका मतलब यही नहीं है कि मतलब जो अमीर लोग हो गए, बेसिकली जो रिच लोग हो गए और पुअर लोग हो गए, उनकी इक्वालिटी की बात नहीं। यहाँ पर हम जेंडर के बेसिस पे भी इक्वालिटी चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि विमेन को भी इक्वल राइट्स मिले। तो लिबरल पॉपुलेशन में विमेन भी हुआ करती थी, वो भी यही चाहती थी। एंड देन इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखो पीछे हमने क्या बताया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगर सिंपल मतलब बताऊं तो अगर आपने अपने खून पसीने से कोई प्रॉपर्टी कमाई है तो वो आपके पास एग्जिस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खूब उसको यूज़ करो। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक स्फीयर में बात करूं, इकोनॉमिकली बात करूं, तो इकोनॉमिकली ये बेसिकली आपकी फ्रीडम ऑफ मार्केट्स के लिए स्टैंड किया करता था और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस बेसिकली ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपने राजा की, बेसिकली फ्रांस की, वही अपना बॉस चल रहा है अभी तक। तो उस समय क्या हुआ करता था कि जब नेपोलियन हार गया था तो उसके बाद उसकी 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन बची थी। ठीक है, बेसिकली 39 स्टेट्स हैं, ये आपस में एक साथ रहेंगे एज अ कॉन्फेडरेशन के रूप में, ऐसा हुआ करता था। अब उस समय क्या था कि 39 स्टेट्स, हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग, पहली बात तो करेंसी थी, हर एक की अपने अपने वेट्स और मेजर्स थे। मतलब अगर 1 किलो, एक मतलब एक स्टेट में 1 किलो है तो दूसरे में शायद वो सेम 2 किलो माना जाए या फिर उसको आधा किलो माना जाए। तो बेसिकली ऐसे हर एक की अपनी अलग अलग वेट्स और मेजर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 1830 का, अब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारा नेपोलियन नेपोलियन नहीं है, तो बेसिकली उसने जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो भी हटाई थी वो सारी की सारी अप्लाई नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो तो है नहीं है, तो उसका कोड भी रन नहीं करेगा। तो अगर 1830 की मैं बात करूँ और मैं उसके अंदर एक सिटी से लेकर अगर मैं दूसरी सिटी तक जा रहा हूँ, तो इसके बीच में पता है मेरे को इतनी परेशानी होगी। अब उस समय क्या हुआ करता था, जो बेसिकली क्लॉथ हुआ करता था ना, उसको ईल के ज़रिए नापा जाता था। जैसे आज के ज़रिए में हम सेंटीमीटर यूज़ कर लेते हैं, मीटर्स यूज़ कर लेते हैं, इंच यूज़ कर लेते हैं, फुट यूज़ कर लेते हैं। उस समय ईल यूज़ किया जाता था। तो जैसे मान लो कि एक मेरे पास शहर है, उधर एक ईल का जो बेसिकली मेजरमेंट है वो 54.7 सेंटीमीटर है। तो पता है वहीं दूसरी सिटी में उसका हो जाएगा 55.1, कहीं हो जाएगा 65.6 और कहीं-कहीं हो जाएगा 70.1 और कहीं तो भाई 49 रह जाएगा। तो ऐसे हर एक जगह पर उसका मेजरमेंट भी बदलता जा रहा है। तो ये दिक्कतें थी और इसी की वजह से 1834 में आता है हमारा ब्रेक थ्रू। ठीक है, 1834 में क्या होता है, आपके प्रशिया और जर्मन स्टेट्स के जॉइंट एफर्ट की वजह से एक कस्टम यूनियन बनाया जाता है जो कि होता है ज़ोल्वरीन। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ज़ोल्वरीन। इसका क्या बेसिकली मकसद था? इसका यूनियन का मकसद यही था कि इसको जितने भी टैरिफ बैरियर्स लगे हैं अलग अलग जगह पे, उनको बेसिकली कम करना है। और जितनी भी करेंसीज की हैं, जैसे उस समय 30 से भी ज़्यादा करेंसीज हुआ करती थी, उनको इन्होंने घटा के सिर्फ और सिर्फ 2 कर दिया। तो इनका ये स्टेप लिया था। इसकी वजह से क्या होता है, फिर ये एक रेलवे का कनेक्शन भी बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बेसिकली मोबिलिटी बढ़ जाती है और अगर मोबिलिटी बढ़ी है तो देन आप अपने गुड्स को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी तो अपने आप बूस्टअप हो जाएगी। तो किसके इनिशिएटिव पे बनाए? रशिया के और बाकी मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स के सारे जर्मन स्टेट्स नहीं, जो बेसिकली कुछ
जिनको चाहिए था कि लिबरलाइजेशन हो जाए, उन्होंने मिलकर ज़ोल्वेरिन बनाया। कौन से साल में? 1834 में। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो पीछे मैंने बात करी थी कि 1815 में आपके नेपोलियन को हरा दिया गया था। ठीक है, नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया था। किसने हराया था? डच ऑफ वेलिंगटन। वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं है, बट फिर भी जान लो, जानने में क्या जा रहा है। डच ऑफ वेलिंगटन, इन्होंने भाई साहब ने हरा दिया हमारे नेपोलियन को और फिर वनवास दे दिया। तो इसके बाद क्या होता है, जब नेपोलियन भाई साहब हार जाते हैं तो इसके बाद फिर एक नया ही कंजर्वेटिज्म आता है। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, कंजर्वेटिज्म एक ऐसा बिलीफ होता है जिसके अंदर हम मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके से गवर्नमेंट, बेसिकली जो सरकार चल रही है, स्टेट चल रहा है, सोसाइटी चल रही है, सब कुछ वैसा ही चलता रहे, जैसा शुरू से चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहे। हमें नहीं फर्क पड़ता कि भाई आज क्या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आज क्या हरकतें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जैसे कि पुराने समय से अगर मोनार्की चल रही है तो मोनार्की चलने दो, चर्च शुरू से है तो चर्च चलने दो, सोशल हायरार्की है, मतलब अगर ऊपर बेसिकली क्लर्जी है और नीचे नोबिलिटी है, देन उसके नीचे थर्ड स्टेट है, चल रहा है चलने दो। प्रॉपर्टी जैसे जिसका राइट है वैसा है, चलने दो। क्लर्जी को अगर जन्म से ही मिल रहा है, चल रहा है तो चलने दो। बेसिकली जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई भी छेड़खानी मत करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई नेपोलियन की जो मॉडर्न मेजर्स थे उसकी वजह से उनके दिमाग में थोड़ी सी अकल आई। उन्हें लगा कि भाई अगर एक हम मॉडर्न आर्मी, अगर एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक डायनामिक इकोनॉमी, और अगर हम फ्यूडलिज्म और सर्फडम को अबॉलिश कर दें तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बेसिकली जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। देखो, बेसिकली जो नेपोलियन भाई साहब थे उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन कराया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करा था, ठीक है, और उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हुई थी। मैंने पीछे बताया था ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव किया था, फ्यूडलिज्म और सर्फडम को मतलब हटा दिया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन के मेजर्स थे, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई थी। देखा नहीं था फ्रांस कितनी, मतलब उस पता है नेपोलियन के अंडर फ्रांस अपने पीक पॉइंट पर था। फ्रांस अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी भी इतना मतलब प्रॉस्पेरस नहीं था जितना वो नेपोलियन के अंडर था। हालांकि वो बात अलग है, फिर उसने जो अंदर हरकतें करी थी वो गलत गलत थी, बट स्टिल उससे मतलब जो बेसिकली हमारे कंजर्वेटिव लोग थे उनको इतना तो समझ आ गया कि भाई थोड़ा बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत मतलब ये जो हरकत, मतलब थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी वजह से आपकी जो बेसिकली ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं, बेसिकली जो आपकी ऑटोक्रेटिक मतलब वही हो गया आपका राजा का राजपाट, तो राजा का राजपाट और अच्छा हो जाएगा अगर हम इन मॉडर्नाइजेशन मेजर्स को अप्लाई कर दें। तो इसमें भी वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लोगों का फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। अब बात करते हैं द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो डच ऑफ वेलिंगटन थे उसने नेपोलियन को अकेले ही नहीं हरा लिया था, वरना इतने माइटी रूलर को कौन हरा लेता। तो बेसिकली उसने 4 नेशन के साथ हाथ मिलाकर उसने उसको हराया था। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इनको याद कैसे करोगे? एक निमोनिक है BARP, बार, ठीक है। बी से ब्रिटेन, ए से ऑस्ट्रिया, आर से रशिया, पी से प्रशिया, मतलब बाप रे बाप। तो बेसिकली BARP से बाप, ठीक है, ऐसे हुआ था। तो डच ऑफ वेलिंगटन ने तो उसको हराया, उसका काम खत्म, उसको कुछ नहीं करना था। ये चारों नेशंस क्या करती हैं, ये साथ में आते हैं और बेसिकली यूरोप में एक वियना कांग्रेस बिठाती हैं। इसका जो बेसिकली हेड था, वो मतलब बेसिकली जो होस्ट जिसने की थी, वो हमारा एक ऑस्ट्रियन कैंसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे की बहुत सारी बातें हैं। तो होस्ट किसने करी? ड्यूक मेटरनिच ने करी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली ये वियना कांग्रेस बिठाई क्यों गई थी? तो इनका जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि जितने भी चेंजेस यूरोप में नेपोलियन लेके आया था, नेपोलियन ने जब वॉर किया था तो उस समय उसने जितने भी चेंजेस लाए थे उन सबके सबको हटाना है। और जो भी मोनार्कीज थी, मतलब जो शुरू से थी, जिसको बेसिकली नेपोलियन ने हरा के खुद अपने आप को एस्टैब्लिश किया था, उनको वापस लेकर आना है, ठीक है। और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर, कंजर्वेटिज्म मैं समझा चुका हूँ, बेसिकली अपना पुरानी थिंकिंग को वापस लेकर आना है। जो बर्बन डायनेस्टी थी, किंग लुई जो वहाँ पर पहले राज किया करता था, जिसको कि रेवोल्यूशनरीज ने हटा दिया था, वो वापस पावर में ला दिया गया था। और फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी, जिसको उसने बेसिकली जब नेपोलियन रूल कर रहा था, जितनी भी उसने टेरिटरीज को पाया था, वो सारी की सारी उसको खोली उसने। और उसके आसपास बाउंड्रीज बना दी गई थी, बेसिकली हर जगह से उसको बॉर्डर कर दिया गया था कि ताकि वो आगे फ्यूचर में कभी भी अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाए, ठीक है। जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स थी उसको नॉर्थ में बेसिकली डाल दिया गया था, और जिनोया जो था वो बेसिकली पाइडमोंट में डाल दिया गया था, साउथ में। तो अगर जैसे ये फ्रांस है तो इसके नॉर्थ इलाके पे जो बेसिकली आपका किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है, इधर आपका किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स रहेगा। और नीचे जो बेसिकली यहाँ पर एक पार्ट हुआ करता था फ्रांस का, जो कि था जिनोआ,
वो साउथ में डाल दिया गया था पाइडमोंट रीजन में, इसका नाम था पाइडमोंट बेसिकली, ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने प्रशिया को भी कुछ पार्ट दिया था एंड उसको एक सैक्सोनी बेसिकली एक एरिया है फ्रांस के अंदर, अगेन वो भी आपको प्रशिया को दे दिया गया था। तो बेसिकली टेरिटरीज की बाटा बाटी कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया को क्या था कि नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया था और रशिया को पोलैंड का थोड़ा सा पार्ट दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, जो बेसिकली नेपोलियन ने बनाई थी, उससे इन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसको बेसिकली एज इट इज रहने दिया, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड, ठीक है। कंजर्वेटिव रेजिम्स जो 1815 में बेसिकली स्टैब्लिश हुए थे वो ऑटोक्रेटिक थे, अगेन मोनार्कियल थे, जो बेसिकली सेंसरशिप को बहुत ज़्यादा उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो तो खैर नेपोलियन के भी टाइम में थी, तो क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर आपको वियना कांग्रेस का मैप दिखाया गया है, जैसे कि ये अपना फ्रांस है, ठीक है। नॉर्थ की साइड पे ये जो नीदरलैंड्स है यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। रशियन एम्पायर ने पोलैंड को अपने अंदर संभाल लिया है। एंड देन नीचे की साइड देखो, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर को नॉर्दर्न इटली का इलाका थोड़ा सा दे दिया गया है। देन प्रशिया को थोड़ा बहुत पोर्शन मिल गया था। तो भाई ये फ्रांस एम्पायर अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा सा है। ये कम से कम इतना दूर दूर तक बेसिकली यहाँ तक इतना बहुत बड़ा फैला हुआ था नेपोलियन के अंडर, पर अगेन नेपोलियन भाई साहब आ गए तो ये सब भी चला गया। अब कंजर्वेटिज्म के ऊपर आपका एक कैरिकेचर बनाया गया है, बेसिकली कार्टून के जरिए दिखाया गया है। कब बनाए? 1820 में बनाए, ठीक है। जब बेसिकली आपका 1815 में आपका वियना कांग्रेस हुआ, उसके बाद आपके ऑटोक्रेटिक रेजिम्स बन गई, तो उसके बाद 1820 में कैरिकेचर बनाया गया है। इसमें ये दिखाया जा रहा है द क्लब ऑफ थिंकर्स, इस पिक्चर का नाम है द क्लब ऑफ थिंकर्स। इसमें ये कहा गया है यहाँ पर, ये जो बेसिकली जो सबसे ऊपर ये बना है, कौन सा? ये वाला जो बना है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, बेसिकली कितनी देर तक ये सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा हद तक थी, तो पता है इन लोग को बोलने का हक नहीं है। इन लोगों के मुंह पे बेसिकली ये मास्क से बंधे हुए हैं, जिसके जरिए इनसे बेसिकली डिनोट किया जा रहा है कि ये बोल नहीं सकते। इनके मुताबिक साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लर्न सोसाइटी। बेसिकली अगर कोई सिविलाइज सोसाइटी है, मतलब अच्छी खासी सोसाइटी है, वेल टू डू है, तो उसमें साइलेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर हर किसी को अपने मुंह पे से बांध के रखा है ताकि ये साइलेंस को डिनोट करे, और मतलब इनको सोचने की भी बेसिकली मतलब फ्रीडम नहीं है, इतनी सेंसरशिप यहाँ पर फैली हुई है। तो इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे द रेवोल्यूशनरीज की। तो भाई देखो 1815 के बाद अब तुम जानते हो भाई कंजर्वेटिज्म आ गया था, तो उसकी वजह से क्या था कि सेंसरशिप एस्टैब्लिश हो गया था। तो बेसिकली सेंसरशिप की वजह से क्या था ना कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और जो लोग रेवोल्यूशनरीज थे, बेसिकली जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, अब मैंने क्या बताया था, जो बेसिकली लिबरल लोग थे, जो बेसिकली वर्किंग क्लास से, उधर से नेशनलिज्म का आइडिया आया था। तो सिंस वो नेशनलिज्म के आइडिया को कैरी कर रहे थे, तो इसलिए उनको लिबरल नेशनलिस्ट का नाम दिया गया है। लिबरल मतलब तो कह रहे हैं उनका वही नेम हो गया लिबरल, एंड द नेशनलिस्ट मतलब जो नेशनलिज्म का आइडिया लेके जा रहे हैं। तो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, वो सारे के सारे अंडरग्राउंड चले गए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर अगर सतह पर काम करेंगे, बेसिकली अगर लैंड पर काम करेंगे तो क्या होगा? अब इसका अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं होगा कि ज़मीन के नीचे चलेगा। बेसिकली मतलब सारी जो काम होंगे बेसिकली छुप छुप के होंगे, कुछ भी मतलब ओपनली नहीं होगा, क्योंकि अगेन अगर ओपनली करोगे तो सेंसरशिप रहेगी। तो इसकी वजह से खूब सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनी थी। और ये रेवोल्यूशनरी का जो बेसिकली काम था वो ये था कि इनको बेसिकली जो मोनार्की है उसको ख़त्म करना है और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई करनी है। अब इनका क्या मानना था कि भाई जो नेशन स्टेट्स हैं वो एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है इस फ्रीडम स्ट्रगल का, जो कि ये कैरी कर रहे हैं। अब इन रेवोल्यूशनरीज में जो सबसे मेन नाम आता है वो आता है आपके जिज़ेप मज़ीनी का, ठीक है। ये हमारे एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो कि बेसिकली जिनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेवोल्यूशनरीज या फिर गुज़ेपे मज़ीनी, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना, 4-5 पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझ लोगे तो आराम से आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी थे कार्बोनारी, उसके अंदर ये मेंबर बने थे, ठीक है। ऑल्सो इन एज ऑफ 24 पे इनको क्या था कि एक बेसिकली एग्जाइल हुआ था, मतलब एक वनवास दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि लिगुरिया में इन्होंने एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट की थी, जिसकी वजह से इन्हें 24 साल की उम्र में ही एक बेसिकली एग्जाइल पे जाना पड़ा। इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फॉर्म किया था। पहली है यंग यूरोप, जो कि इन्होंने बर्न पर फॉर्म करी, कहाँ पर है? ये जर्मनी में है, ठीक है। दूसरा इन्होंने फॉर्म करी थी यंग इटली, जो कि मार्सलीज में थी। मार्सलीज अगेन आपका इटली में आ जाता है। तो ये इनकी 2 सोसाइटीज़ थी, दोनों के नाम याद रखना, यंग यूरोप एंड यंग इटली, बहुत ही ईजी नाम्स हैं, आ जाएंगे, ठीक है। देन ये मानते थे कि जो बेसिकली गॉड हैं वो ये चाहते हैं कि जो नेशंस है, बेसिकली जो नेशन स्टेट्स है, वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है। इनका मानना ये था कि गॉड की खुद की इच्छा है कि नेशन स्टेट्स बने, मतलब गॉड खुद चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स बने, और ये जो उन्होंने बेसिकली जो काम है नेशन स्टेट्स बनाने का, ये उन्होंने
बेसिकली गुज़िपे मज़ीनी को सौंपा है, या फिर बेसिकली इटली को सौंपा है कि आप सारे के सारे हर जगह नेशन स्टेट्स को फॉर्म कराओ। मेटरनिच जो था, ड्यूक मेटरनिच, जिसकी मैंने पीछे बात करी थी और कहा था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने बहुत सारी बातें कही थी। तो इसने पहली बात जो कही थी वो ये था कि ये गुज़िपे मज़ीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर डिस्क्राइब करके बताते थे। मतलब बेसिकली जो इनका तरीका था, कंजर्वेटिज्म इनका तरीका था, वही इनका सोशल ऑर्डर था। तो बेसिकली ये क्या चाहते थे, हमारे गुज़िपे मज़ीनी ये तो चाहते नहीं थे कि ये हो, तो इसलिए उनका ये मानना था कि ये हमारा सबसे डेंजरस एनिमी है। यहाँ पर इनकी ये फ़ोटो है गुज़िपे मज़ीनी की। यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ पर ये अपनी यंग यूरोप सोसाइटी को फॉर्म करते हुए दिखाए गए हैं। 1833 में आपकी ये सोसाइटी बनी है, जिसमें ये यहाँ पर बैठ के बना रहे हैं, अपने मज़ीनी साहब यहाँ पर बैठे हैं। तो पहली तो यंग इटली, बेसिकली यंग इटली हो गई, कहाँ पर बनी थी, मार्सलीज में। और ये कौन सी है, यंग यूरोप है, कहाँ पर बनी है, ये बर्न में बनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये जो सेक्शन नंबर 3 है बेसिकली, ये और जो सेक्शन नंबर 4 है, ये दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इस वाली सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, एज ऑफ रेवोल्यूशंस की कथा शुरू करते हैं 1830 से 1848 के बीच में। दो रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहला है द जुलाई रेवोल्यूशन। तो भाई देखो, फ्रांस हमेशा से ही हर चीज़ में आगे रहा है, तो इसमें कैसे पीछे रह जाएगा। सबसे पहली अपहीवल, मतलब जो सबसे पहला प्रदर्शन दिखाया वो किसने दिखाया, फ्रांस ने दिखाया, जुलाई 1830 में। क्या करते हैं कि जो बर्बन किंग्स थे उन्होंने इनको फिर से ओवरथ्रो किया। किसने किया, लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने। एंड देन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया लुई फिलिप के साथ। मतलब लुई फिलिप को एज एन हेड रखा था। मतलब ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं एंड एक मोनार्की रहता है। मोनार्की सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नाम का है, मतलब रूल ये नहीं करेगा, रूल तो आपका यही करेगा और पार्लियामेंट करेगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ नाम का राजा है, और यहाँ पर लुई फिलिप को नाम का राजा रखा गया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश करा ली। ठीक है, मेटरनिच ने एक बार कहा भी था कि जब भी फ्रांस फ्रांस बेसिकली छींकता है ना, पूरे यूरोप को बेसिकली सर्दी लग जाती है। सो व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब 2-3 साल पहले 2020 में इसका क्या वर्जन था, व्हेन चाइना स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोरोना। हाउएवर चलो वो सब तो छोड़ो, बट यहाँ पर मेटरनिच ने अगेन एक और स्टेटमेंट दी। वो यही कहता है कि देखो, अब आप खुद ही देखो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट काम होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत कौन करता है, हमेशा फ्रांस करता है। नेशनलिज्म का आइडिया सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन कौन लाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन लेके आया, फ्रांस लेके आया। अब अगेन कंजर्वेटिज्म जब एस्टैब्लिश हो गई थी, देन फिर से इसको हटाने की जो हिम्मत दिखाई वो किसने दिखाई, फ्रांस नहीं दिखाई। तो बेसिकली हर बार फ्रांस ही करता है, और फ्रांस को देखा देखी में सारा यूरोप ही इसके पीछे पड़ जाता है। फिर यूरोप भी बोलता है कि भाई फ्रांस ने किया है, अपन भी करेंगे। तो जुलाई रेवोल्यूशन का एक हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स कौन सा है, आपका बेल्जियम का कैपिटल है। तो क्या होता है कि जो बेल्जियम है ये आपकी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में था, लेकिन फ्रांस को देखते देखते इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक रेवोल्यूशन किया, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये किंगडम ऑफ नीदरलैंड से स्प्लिट अवे हो जाती हैं और बेल्जियम अपना अलग से एक कंट्री बना लेता है, बेसिकली एक नेशन स्टेट बना लेता है। अब हम बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो देखो, ग्रीस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट है 15th सेंचुरी से, मतलब कुछ 1400 से इसकी बात चल रही है। अब देखो, सेंचुरीज का अगर मैं फंडा बताऊं तो देखो कैसे होता है, सेंचुरी हमेशा बैकवर्ड चलती है। अगर हम अभी 21st सेंचुरी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2000 से लेकर 2100, बेसिकली 2099 तक, ऐसे आपका चलता है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पर 15 सेंचुरी की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 1400 से 1499 की बात कर रहा हूँ, ऐसे आपका सेंचुरी चलती है। तो अगेन यहाँ पर ये आपके ऑटोमन एम्पायर का इलाका था। अब देखो इधर क्यों होता है, अब देखो ऐसा था कि नेशनलिज्म की जो भावना पूरे यूरोप में फैल रही थी। कहाँ से शुरू होती है, देखो सबसे पहले अपने फ्रांस, अगेन सबसे आगे ही रहेंगे। फ्रांस ने क्या किया, यूरोप को, मतलब अब देखो फ्रांस से यूरोप में फैला, यूरोप में फैला तो फिर और सीधे सीधे चल के ये ऑटोमन एम्पायर तक भी पहुंचा। ऑटोमन एम्पायर आपका यूरेशिया में पड़ता है। देखो पूरे यूरोप में जैसे जैसे नेशनलिज्म फैलता जा रहा था, उसी की वजह से जो ग्रीक लोग थे उनके बीच में भी ये भाई बात आ गई कि भाई नेशनलिज्म करना है। तो 1821 में आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है, और ये ख़त्म कब होता है, 1824 में। तो ये इसकी पूरी टाइमलाइन है, 3 साल का आपका ये स्ट्रगल चलता है। ग्रीक के जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट तो खूब सारा मिल गया था। देखो, जो ग्रीस को बेसिकली वनवास में भेज दिया गया था ना, उनकी तरफ से इनको बहुत सारा सपोर्ट मिला। देन थोड़े वेस्ट यूरोपियंस, बेसिकली जो वेस्ट की तरफ यूरोपियंस थे, देखो अब जैसे मान लो कि ये यूरोप है और ये एशिया है, यहाँ कहीं बीच में हमारा ऑटोमन एम्पायर पड़ता है। तो इस साइड के जो वेस्ट यूरोपियंस थे, ये वाले इधर के लोगों की तरफ से भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इन लोगों ने इनके साथ सिंपथीज क्यों थी, ग्रीक कल्चर की वजह से थी।
यहाँ के जो बेसिकली पोइट्स और आर्टिस्ट थे वो ये मानते थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रैडल है हमारा ग्रीस। क्रैडल मतलब पालना, बेसिकली यही मानते थे कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन का अगर कोई पालना है तो वो हमारा ग्रीस है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पब्लिक ओपिनियन को भी इसकी तरफ फॉरवर्ड किया, कि दिखाया कि भाई ग्रीस को मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये दिखाना चाहते थे कि एक मुस्लिम एम्पायर, बेसिकली ऑटोमन एम्पायर है तो मुस्लिम ही यूज़ करता है ना, राइट। तो वो ये चाहते थे कि अपने कल्चर को है ना मुस्लिम एम्पायर से कैसे छुड़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इसी की वजह से एक इंग्लिश फेमस पोइट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने क्या किया, कुछ फंड्स ऑर्गेनाइज किए एंड देन वॉर में चले गए फाइट करने। हालांकि फिर फीवर की वजह से 1824 में बेसिकली इनकी डेथ हो जाती है। देन इसके बाद इनको इनकी तपस्या का फल मिलता है। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए जाके इनको इनकी इंडिपेंडेंस मिलती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा साल में हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली टर्की या फिर ऑटोमन एम्पायर का वो था कैपिटल सिटी। ठीक है, तो इसके बाद जाके ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बनती है। तो इनकी बेसिकली जो वॉर चली वो 1821 से 24 तक चली। लेकिन अगर इस पूरे स्ट्रगल की बात करें, अगर ग्रीक स्ट्रगल की बात करें, तो वो 1821 से लेकर 1832 तक चला है। तो इसी के साथ हमारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। एंड आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो देखो, रोमांटिक इमेजिनेशन कहें या फिर रोमांटिसिज्म कहें, दोनों की दोनों एक ही बात है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होता है जिसके अंदर हमारा जो मोटिव होता है वो तो सेम ही होता है कि हमें नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को फैलाना है। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट मतलब हमें नेशनलिज्म फैलाना है, देशभक्ति फैलाना है। यहाँ पर जो आयरनी की बात थी वो ये थी कि अभी तक यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना था। अभी भी सारे के सारे क्या थे, आपके एम्पायर्स थे। लेकिन फिर भी नेशन ना होने के बावजूद भी यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़ोरों शोरों में थी। ठीक है, इसको जो स्प्रेड किया जाता था वो इन तरीक़ों से किया जाता था कि जैसे कि आर्ट हो गया, पोइट्री हो गया, स्टोरीज़ हो गया, म्यूज़िक हो गया। इनका जो मेन काम था वो ये था कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टिकल फीलिंग्स, इमोशंस और इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। ठीक है? ये रीज़न और साइंस को नहीं मानते थे। ये ना तो लॉजिक देने में विश्वास रखते थे, ना ही किसी चीज़ का रीज़न, ना ही उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस किया करते थे। ठीक है, इनका जो मेन एफर्ट था वो यही था कि इन्हें एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज बनाना है। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, नेशन स्टेट में आपको एक या दो चीज़ों में से कोई एक ना एक तो चाहिए होती है। या तो एक शेयर्ड हिस्ट्री बना दो या फिर डिसेंट बता दो ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम एक ही लोग हैं। ठीक है, या फिर उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करो। तो यहाँ पर इन्होंने कॉमन कलेक्टिव हेरिटेज बनाने की कोशिश करी, किसके ज़रिए, एक कॉमन कल्चरल पास्ट के ज़रिए। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो सबका कल्चर है वो सेम है। ठीक है, उसे वो एज द बेसिस ऑफ नेशन बनाना चाहते थे। इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक जर्मन फिलोसोफर जिनका की नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले दिया था दासवोक। दासवोक का मतलब होता है कॉमन पीपल, और दूसरा था वोल्कजीस्ट। वोल्कजीस्ट का मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। इनका कहना ये था कि ये जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक पोइट्री होती है, फोक डांसेस होती हैं, यही सारे आपके नेशन की असली आत्मा है। मतलब जो पुराने समय में बेसिकली लोकगीत हो गए और लोक शायरियाँ, लोक के जितने भी पोएम्स होते हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, वही आपके देश की ट्रू स्पिरिट है। ठीक है, और अगर आपको असली जर्मन कल्चर पाना है, बेसिकली वो अपने नेशन के एग्जाम्पल पे दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला अगर आपको असली जर्मन कल्चर निकालना है तो वो आपको उनके कॉमन पीपल मतलब आम जनता के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं सम अप करूँ तो देखो, रोमांटिसिज्म क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है। किसके जरिए फैलाते हैं, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के जरिए। इनका मोटिव क्या होता है, इन्हें एक नेशनलिस्ट फीलिंग बनानी है। किसके जरिए, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज के जरिए, मतलब कल्चर को माध्यम बना के इनको नेशनलिज्म को स्टैब्लिश करना था। ये क्या करते थे, ये रीजन, साइंस और लॉजिक पे विश्वास नहीं रखते थे। ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, इंट्यूशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर विश्वास रखा करते थे। इसमें एक एग्जांपल है जर्मन फिलोसोफर का, जिनका कहना था कि अगर आपको जर्मन कल्चर, असली जर्मन कल्चर देखना है तो वो आपको दास वोक में मिलेगा, मतलब कॉमन पीपल के बीच में मिलेगा, आम जनता के बीच में मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको, अगर पूरे जो नेशन है उसकी असली आत्मा देखनी है तो वो आपको कहाँ मिलेगी, फोक सॉन्ग्स में मिलेगी, फोक पोइट्री में मिलेगी, फोक डांसेस में मिलेंगी, लोक गीत, लोक नाच से मतलब जितने भी सब होते हैं उनके बीच में मिलेगी। अब रोमांटिसिज्म को स्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है द मसाकर एट चियोस। इसे बनाया किसने है, इसे बनाया इयोगिन डेलक्रोइक्स। ठीक है, 1824 में ये पेंटिंग बनाई है। इसमें जो पेंटर हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब बैटल ऑफ चियोस हुआ था, ठीक है, तो उसमें कितना बड़ा मैसेकर हुआ था। इसमें दिखाया गया है कि ऑलमोस्ट 20,000 ग्रीक्स जो हैं वो मारे गए हैं। किसके द्वारा, टर्किश आर्मी के द्वारा। ये सारे के सारे आइलैंड ऑफ चियोस पे मारे गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि इमोशंस को अपील करने के लिए यहाँ पर देखो ऐसा दिखाया कि विमेन यहाँ पे सफ़र कर रही हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं।
तो इससे क्या है कि लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली एक फीलिंग एस्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ है, वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म का एक बहुत अच्छा यूज़ किया गया है इस पेंटिंग में। देन आता है हमारे पास एक एग्जाम्पल जो कि है पोलैंड का। तो देखो, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि बेसिकली रशिया जो था उसको पोलैंड का हिस्सा मिल गया था, कब? जब नेपोलियन हार गया था। तो इधर पोलैंड में 2 चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सबसे पहले तो आपके द रोल ऑफ कल्चर ने, और सेकंड आपका द रोल ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज और कल्चर एक ऐसे शस्त्र थे जिनके ज़रिए इन लोगों ने अपने बेसिकली नेशनलिज्म की भावना को बाँटे रखा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 18th सेंचुरी में ये पार्टीशन हो चुका था, किसके पावर्स के द्वारा? रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इन चारों ने इनको बाँट लिया था। तो ये रशिया के हिस्से में आ गया था। तो अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं थी, लेकिन नेशनल फीलिंग को हमने अभी भी कैसे रखा था जिंदा? म्यूजिक के जरिए और लैंग्वेज के जरिए। एग्जाम्पल के तौर पे कैरोल कुरपिंस्की जो थे, वो एक पोलैंड लीडर थे। उन्होंने क्या किया था? नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने के लिए वो उन्हें अपने ओपराज और म्यूजिक में दिखाया करते थे। ठीक है, उन्होंने फोक डांसेस जैसे कि पोलोनेज हो गया, मजुरका हो गया, ये मतलब उनके फोक डांसेस है जो पुराने समय से वहाँ पर होते थे। तो उन्होंने इनको एज नेशनलिस्ट सिंबल्स के तौर पे दिखाया, ताकि उनका जो कल्चर है वो उनके नेशनलिज्म का प्रतीक बने। देन उन्होंने लैंग्वेज को भी यूज़ किया। ठीक है, अब रशियन ऑक्यूपेशन के बाद ऐसा था कि पॉलिश लैंग्वेज को पूरी तरीके से उनके स्कूल्स में से हटा दिया गया था और बोला था कि सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज को यूज़ करो। 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन भी हुआ था, मतलब एक बेसिकली हथियारों के साथ एक रेबेलियन हुआ था रशियन रूल के अगेंस्ट, जो कि अल्टीमेटली तो क्रश हो गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर भाषा का यूज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जो वहाँ पर चर्च गैदरिंग्स हुआ करते थे, जितने भी मतलब पंडित लोग होते थे, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पॉलिश यूज़ करते थे, और वो रशियन लैंग्वेज को यूज़ करने से टोटली मना कर देते थे। अब वो बात अलग है, उन्हें मना करने के बाद उन्हें प्रिजन में भेज दिया जाता था, सर्बिया में भेज के उन्हें मतलब जेल में डाल देते थे, उनको डिटेन करते थे। बट स्टिल उन्होंने अपनी इसको हार नहीं माना और अपनी इस बेसिकली लैंग्वेज की लड़ाई से इसको जीतते रहे। ठीक है, अब आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s के साल ऐसे थे जब यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ती चली गई थी। ठीक है, 19th सेंचुरी के पहले हाफ, इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली 1800 से 1850s तक, इसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूरोप में देखने को मिली। ठीक है, सबसे पहले तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दर से बढ़ी, एक बहुत ही अनर्मस इंक्रीज आया था, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई थी। मतलब जो जॉब सीकर्स थे, बेसिकली जो जॉब करना चाहते थे, उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से क्या होता था कि लोग क्या करते थे? रूरल एरियाज से सिटीज़ में आ जाते थे, ताकि उन्हें सिटीज़ में जॉब मिल पाए। अब देखो, सिटीज़ में क्या है कि आपके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी, तो मतलब कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी। तो इस आशा में रूरल एरियाज से लोग कहाँ आते थे? सिटीज़ में आते थे। एंड देन इसकी वजह से ओवर क्राउडेडनेस बन जाती थी। क्यों? अब देखो, इतने सारे लोग अगर सिटीज़ में आ जाएंगे तो गाँव तो खाली पड़ जाएगा, और फिर ये सारे लोग स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स मतलब बेसिकली वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं, वहाँ पर बना बना के रख लेते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होते गए। देन इनको स्टिफ कंपटीशन भी मिला। अब जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो गए, जो बेसिकली किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो सोचें देखो काम तो मिल नहीं रहा, तो चलो अपना ही कुछ काम करने की कोशिश करती है। तो अगर वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी कुछ करना चाहते थे, तो वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे इन चीप मशीन गुड्स। अब ऐसा हुआ करता था कि आपके ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था 18th सेंचुरी में, तो उनका क्या था? मशीन्स हुआ करती थी। मशीन्स के ज़रिए वो बहुत ही अच्छे अच्छे चीप गुड्स बना पाते थे। मशीन के ज़रिए आप लार्ज अमाउंट में बनाओगे, लार्ज अमाउंट में बढ़ाओगे तो आपका मास प्रोडक्शन हो जाएगा, और मास प्रोडक्शन की वजह से आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बन जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक अगर यूनिट बनाने की कॉस्ट है वो घटती जाएगी अगर आप इतनी लार्ज मास पे बनाओगे। तो इसकी वजह से क्या था कि वो बहुत चीप हुआ करते थे, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो तो इतने लार्ज अमाउंट में नहीं बना पाते थे, तो वो तो थोड़े थोड़े अमाउंट में बता देते। इसी वजह से उनका जो प्राइस हुआ करता था वो हाई रहता था। और इसका जो सबसे मेन इफेक्ट देखने को मिला वो था आपके टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारी ये कंपटीशन से स्ट्रगल कर रहे थे। इसके अलावा जो आपके फार्मर्स थे वो भी बेसिकली अब फ्यूडल ड्यूज के अंदर दब गए थे। नेपोलियन के टाइम पर तो ये फ्यूडल ड्यूज हट गए थे, पर जैसे ही वो हार गया उसके बाद इनको दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया गया। उन्हें मेमोरियल ड्यूज भरने वाले, फ्यूडलिज्म बढ़ता चला गया। अगर क्रॉप नहीं हो पा रही है तो भी उनके ऊपर लोन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पे करना है, और जो बेसिकली नाइट्स थे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से क्या होता था कि अगर एक साल की बैड हार्वेस्ट भी हो जाए, मतलब अगर फसल खराब भी हो जाए ना, तो उसकी वजह से फूड प्राइसेस में एक बहुत ही बड़ा राइज देखने को मिलता था। अब ये तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही सिंपल फंडा रहता है कि अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन घट रही है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई टाउन में भी और कंट्री में भी। तो ये उस समय की बात है जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और इसका जवाब आने से पहले सिलेसियन रिवॉल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है,
सिलेसियन रिवॉल्ट हुआ था 1845 में, जहाँ पर ये रिवॉल्ट किया था आपके वीवर्स ने, किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। तो ऐसा हुआ करता था कि सिलेसिया में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे वो वीवर्स को रॉ मटेरियल दिया करते थे और उन्हें ऑर्डर्स देते थे कि तुम हमारे लिए टेक्सटाइल्स बनाओ, ठीक है। लेकिन क्या करते थे कि जो उनका पेमेंट होता था, मतलब जितने उनको पैसे मिलने चाहिए थे उसको बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देते थे। मतलब अगर 100 रुपये देने हैं तो 90 या फिर 80 नहीं देते थे, ये सीधे 50 पे जाते थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देते थे। तो इसकी वजह से जो वर्कर्स थे ना, वो उनकी बेसिकली मिजरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, क्योंकि देखो उन्हें इतना सारा काम करना पड़ता था, बहुत ही लार्ज अमाउंट में इनके पास ऑर्डर्स आया करते थे। तो इनके ऊपर मतलब बर्डन भी बना रहता था कि भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। एंड देन उसके बाद भी अगर इन्हें इनका जो बेसिकली डिजर्व करते हैं जितने पैसे, उतने भी नहीं मिले तो इनको भी यार फिर बुरा लगेगा ना। और इसी डेस्परेट नीड ऑफ जॉब्स, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि बेसिकली जो जॉब्स की नीड थी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत कम हो गई थी। तो इसी की वजह से इन लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, इन लोगों ने इनका एडवांटेज उठाना शुरू कर दिया। अब जानती हैं कि भाई जॉब्स तो है नहीं है, अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर देगा। तो बेसिकली ये सिलेसियन जो बेसिकली वीवर्स थे वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब इनको एक दिन आया गुस्सा। जून 4 1845 में ये लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे अपने घरों से निकलते हैं और मार्च करना शुरू कर देते हैं, मतलब हड़ताल पे उतर पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। ये हाउस को तोड़ देते हैं, विंडोज़ को तोड़ देते हैं, फर्नीचर वगैरह सब तोड़ देते हैं और पूरे स्टोर हाउस को प्लंडर कर देते हैं। बेसिकली प्लंडर मतलब होता है कि सारी जितने भी सप्लाईज होती हैं उन सबको चोरी करके ले जाना। चोरी मतलब नहीं, मतलब उन सबको चुरा के ले जाना, ठीक है, हथिया लेना। स्टोर हाउस मतलब जहाँ पर वो अपना बेसिकली रॉ मटेरियल रखते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उधर से उन्होंने सारे के सारे सप्लाईज ले लिए। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो डर के मारे वहाँ से भाग गया अपनी फैमिली के साथ एक नेबरिंग विलेज में। लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको शेल्टर देने से मना कर दिया, बोला कि तुम जैसे इंसान को कौन शेल्टर देगा, एक तो इतना गंदा काम कर रहे हो, ऊपर से यहाँ पर शेल्टर मांगने आ गए। हालांकि वो 24 घंटे बाद लौट के भी आता है आर्मी के साथ। भाई कॉन्ट्रैक्टर आदमी है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो राजा के पास प्रियजन तो होंगे ही। तो आर्मी को लेके आता है और इसकी वजह से जो वीवर्स थे उनमें से 11 वीवर्स मारे गए थे, सीधे गोलीबारी में सीधे सीधे मारे गए थे। इसके अलावा 1848 में भी एक पेरिस रिवॉल्ट होता है। अब देखो पूरे यूरोप की बात चल रही है, तो पेरिस कैसे पीछे रह जाएगा, पेरिस कहाँ पर है समझ रहे हो ना, फ्रांस। तो भाई फ्रांस कभी पीछे रह ही नहीं सकता। तो फ्रांस में फिर से शुरुआत होती है। 1848 में फूड शॉर्टेजेस बढ़ गई थी और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। इनकी वजह से क्या था कि लोग जो थे वहाँ के वो रोड्स पे आ गए थे, मतलब दंगे करने के लिए अब वो ज़मीन पे आ गए थे। इसकी वजह से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और लुई फिलिप जो था उसको वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो भाई फिर से जो उसके पहले बेसिकली किंग लुई के साथ जो हुआ था वही इसके साथ हो सकता था। नेशनल असेंबली फिर बनाई जाती है और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। सारे अडल्ट मेल्स, मतलब 21 साल से ऊपर से जितने भी मेल्स हैं, ये नहीं डिपेंड करता कि वो टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यहाँ एक्टिव सिटीजन्स की बात तो नहीं चल रही है। जितने भी 21 साल के ऊपर के मेल्स हैं, विमेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल्स हैं, उनको सफरेज दे दी। सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स दे दिए और उनको राइट टू वर्क बना दिया, वर्कशॉप्स बनाई गई और उनको बेसिकली काम दिया गया। तो यहाँ पर एक पेंटिंग है जहाँ पर वही सेम चीज़ हो रही है। देन बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की, ठीक है। तो ये जो द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स है ये 1848 में होता है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया पेरिस में लुई फिलिप भाग चुका था। तो अब एक बात बताओ, जब लीडर नहीं होता ना किसी देश का, तो वहाँ पर भाई ऐसी परेशानियाँ तो आती ही आती हैं। तो इसी बात का एडवांटेज उठाया जो बेसिकली वहाँ के लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, जैसा कि मैंने बताया था ना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थे। उन्होंने अपनी डिमांड्स को उठाया और कह दिया कि भाई एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब बेसिकली आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टीवीज, न्यूज़ चैनल ये सबको फ्रीडम दो। एंड देन एसोसिएशन मतलब अगर कोई लोग साथ में आके कुछ बात करना चाहते हैं, कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसको ना रोको। अब पहले भाई देखो सेंसरशिप था तो लोग साथ में आके ऐसे बैठ भी नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि अगेन तुम अगर राजा की बुराई करोगे तो फिर तुम्हें पकड़ लेंगे। तो इसको वो बंद करना चाहते थे। और जर्मन रीजन्स में बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, अगेन आपके वर्किंग क्लास के ही लोग हैं, बिजनेसमैन हो गए और प्रॉस्पेरस आर्टिसंस हो गए, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और जितने भी प्रोफेशनल्स हो गए, सारे के सारे इकट्ठे आए और सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट की तरफ बढ़ दिए। जर्मनी की बात चल रही है अभी यहाँ पर, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की तरफ चल दिए। और उन्होंने सोचा कि अब एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। बेसिकली अब हमें एक नेशन स्टेट बनाना है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब होगा, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ की। 18 मई 1848 को 831 दैट इज 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ दिए एक प्रोसेशन में, बेसिकली एक झुंड में चल दिए, एकदम ऐसी बारात सी लेके चल दिए और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाके बैठ गए।
कहाँ पर कन्वीन की गई थी? ये गई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल के अंदर। एक चर्च हुआ करता था, उसके अंदर इसको बनाया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए और इसको बनाया था एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसको बनाना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम 4 को इन्होंने इनवाइट किया, बोला कि आप हमारे राजा बनो और एक बेसिकली हमारे साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बना लो। अब भाई राजा ठहरा राजा, उसने कैसे मान लेना था, तो उसने इसको रिजेक्ट किया और बाकी सारे कंजर्वेटिव लोग जो थे, बेसिकली जितने भी अलग अलग एब्सोल्यूटिस्ट पावर थे, जितने भी मोनार्क्स थे, उनके साथ इसने एक झुंड बनाया एंड देन इसके साथ एक अपोजिशन शुरू कर दिया। बोला कि ये तो नहीं होने देंगे। कौन राजा चाहेगा कि उसकी पावर खत्म हो जाए? खुद जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा सिर्फ नाम का रहता है, सारा काम तो फिर नेशनल असेंबली वगैरह ही करती है। बेसिकली जो पार्लियामेंट होगी वही सारा काम करेगी, राजा तो सिर्फ नाम का रह जाएगा। तो कौन राजा ये चाहेगा? तो उसने भाई इसको मना कर दिया। अब देखो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, बेसिकली जो बाहर के कंजर्वेटिव लोग थे, अरिस्टोक्रेसी तो हो गई आपके राजा के प्रियजन, तो वो भी कंजर्वेटिव थे, और मिलिट्री को तो खैर उनके अंडर काम करना ही था। इनका क्या था कि इनका बेसिकली अपोजिशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा था। क्यों? जितने जितने राजा हाथ मिलाते जा रहे थे उतना उतना अपोजिशन बढ़ता जा रहा था, और इसकी वजह से नहीं, अंदर जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का वो भी खत्म होता जा रहा था। इसमें क्या था कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो मिडिल क्लासेस थे, बेसिकली वर्किंग क्लास, लिबरल लोग सारे के सारे भरे थे। और इसके अलावा जो वर्किंग क्लास के अंदर छोटे मोटे वर्कर्स आते थे, आर्टिसंस आते थे, इनका भी मतलब इनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ जो अमीर अमीर मिडिल क्लासेस लोग थे, ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो करते जा रहे थे, वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स को भी नहीं सुन रहे थे। तो इसकी वजह से इनका सपोर्ट इनकी तरफ से चला गया। अंत में अंदर से सपोर्ट है नहीं है, बाहर से ऑलरेडी इतना अपोजिशन है, तो क्या होगा? विनाश होगा। ट्रूप्स को अंदर बुलाया, आर्मी अंदर बुलाई, असेंबली को डिसबैंड कर दिया, मतलब खत्म हो गया। तो ये एक अटेम्प्ट था, लेकिन फेल क्यों हुआ? ये हुआ फेल उनके बेसिकली मोटिव की वजह से, लेकिन वो ये भूल गए जो इनके अंदर ही आ रहे हैं आर्टिसंस वगैरह, उनको ये सब भूल गए। तो इसमें अगर हम वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात करें, मतलब विमेन का क्या रोल रहा, तो देखो पॉलिटिकल राइट्स जो कि वुमेन की होते हैं उनको हमेशा से ही शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। मतलब लोग नहीं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मिलने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिलने चाहिए। तो बेसिकली एक हमेशा कंट्रोवर्सी सी बनी रही है। लिबरल मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर में विमेन जो आती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाए थे, न्यूज़पेपर्स बनाए थे, और बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी साथ दिया था। जो प्रोसेशंस हुई थी उनमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। इसके अलावा इतनी मतलब कोशिश करने के बावजूद भी इनको राइट्स नहीं मिले। ना तो इन्हें सफ्रेज राइट्स मिले, बेसिकली वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले, ना ही इनको फ्रैंकफर्ट असेंबली में, ना ही इनको इलेक्शन करने का मौका मिला। जो 831 आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सारे के सारे मेन थे, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसी की वजह से जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन की गई थी सेंट पॉल में, तो विमेन जो थी उनको सिर्फ और सिर्फ एज ऑब्जर्वर्स बनाया गया था, जो कि गैलरी में रह सकती थी। मतलब वो बैठ के वहाँ पर कोई भी मतलब मीटिंग में काम नहीं देंगी, वो सिर्फ और सिर्फ देखती रहेंगी। हालांकि इसकी एक पेंटिंग भी है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, ठीक है। इसके बाद क्या था, मोनार्क्स ने इनको हरा तो लिया था, पर इसके बाद मोनार्क्स को एक बात ज़रूर समझ आ गई थी कि अगर हम ऐसे ही, मतलब क्या था कि जो लिबरल लोग हैं वो रेवोल्यूशन करते रहेंगे, जो आम जनता है वो तो रेवोल्यूशन करती रहेगी, और हम इन लोगों को दबाते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये लोग करते रहेंगे, हम लोग दबाते रहेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा घाटा है। तो इनको इतना समझ तो आ गया था कि अगर इसको ख़त्म करना है तो हमें इनको थोड़ी बहुत तो जो छूट देनी ही पड़ेगी। इसलिए 1848 में जब इतने मास लेवल पे, देखो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो रेवोल्यूशन था ना, लिबरल रेवोल्यूशन कहते हैं इसको, हमेशा याद रखना है, लिबरल रेवोल्यूशन है। और इसके पहले का जो पेरिस रिवॉल्ट है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पेरिस रिवॉल्ट हुआ था आपके फ्रांस में, लिबरल रेवोल्यूशन हुआ था आपकी जर्मनी में, ठीक है। तो ये लिबरल रेवोल्यूशन के बाद इनको समझ आ गया था इन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बहुत जगह पर इन्होंने छूट देना शुरू कर दी। इन्होंने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर, बेसिकली बंधुआ मजबूरी, ये सब इनको बंद कराया, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर में भी कराया। और हैब्सबर्ग रूलर्स ने एक और चीज़ करी, इन्होंने जो इनके हंगेरियंस लोग थे, बेसिकली मैंने बताया ना एक पैचवर्क था हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो इन्होंने वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम देना शुरू कर दिया 1867 में। तो मतलब समझ गए थे कि भाई थोड़ी बहुत तो छूट देनी पड़ेगी। तो ये वो पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। इसमें बताता हूँ कि कहाँ पर विमेन है। तो देखो ये नीचे सारे के सारे आपके मेन बैठे हैं, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठी है। ये आपका सेंट पॉल का चर्च है, और ये आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठी हुई है। यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये जो खड़े हैं, ये सारी की सारी आपकी विमेन है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट था, वो क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख सकती हैं।
ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इनका काम था सिर्फ और सिर्फ देखना और वहीं अपने बैठे रहो। तो ये आपकी पेंटिंग है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। सो आई थैंक यू अ लॉट कि आपने इस लेक्चर को देखा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज़ थोड़ा इंतजार करना, आ जाएगा। उसके अंदर हम इसके 4th, 5th और 6th इन तीनों सेक्शंस को ख़त्म करेंगे और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड टिल देन मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हैप्पी लर्निंग।